एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज से हम लोग यहाँ पे फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपना बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी के बारे में। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिए। देखिए, मुझे पता है मैंने आप लोग को बहुत वेट करा दिया है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग का ये वेट यहाँ पे वर्थ इट हो इस वीडियो में। और देखिए, यहाँ पे ये हमारी फोर्थ सेमेस्टर की पहली वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे आपका फोर्थ सेम कवर करेंगे। ठीक है, किस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न वगैरह इस बार रहने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहली बात करें तो मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा था कि आप लोग किस तरीके से सिलेबस कवर अप चाहते हो। तो आप लोगों में से मोस्टली बच्चों ने वन शॉट के बारे में ही बोला है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आपका सिलेबस वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है, यानी पूरी एक यूनिट एक वीडियो में। लेकिन देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने फार्माकोलॉजी के बारे में, तो देखिए, और यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिए, हर वीडियो में हम क्या करेंगे, हर वीडियो में आपको जो है पूरी यूनिट का सिलेबस भी दिखाएंगे। ठीक है, कि आप लोग के जो है सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। और उसके बाद देखिए, हर यूनिट में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि हर यूनिट के एट लास्ट में हम आपसे यहाँ पे कुछ MCQs या फिर कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करेंगे, जिनका आंसर आप लोग को जरूर करना है। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बिल्कुल बस एक फॉर्मेलिटी अदा करना चाहते हो कि आप लोग बस वीडियो देख के देखिए, मुझे ना लाइक चाहिए आपका, ना मुझे आपका सब्सक्राइब चाहिए। बस मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग उनका आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, एट लास्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उनका आंसर करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी पहले 5 सही आंसर होंगे उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में अपने मेंशन भी करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी आंसर जरूर करिए। और देखिए, सभी को आंसर करना है, चाहे आप कभी भी वीडियो देख रहे हो, आप लोग को आंसर करना है। ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग एक रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहे हो। और देखिए, मैंने आप लोग को बता ही दिया कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पूरा सिलेबस वगैरह समझेंगे। ठीक है, एक एक यूनिट का। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है आपका टॉपिक देखेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। एंड यहाँ पे बाकी चीज़ें तो हम लोग देखेंगे ही। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस बार सिलेबस कवर करने वाले हैं। एंड आई होप कि आप लोग को यहाँ पे ज़रूर अच्छा लगेगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फार्माकोलॉजी के बारे में, तो देखिए डेफिनेटली आपकी सभी यूनिट हम यहाँ पे वन शॉट ही कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे बस यूनिट 1 में आप मुझे थोड़ी सी छोड़ दे दीजिए, क्योंकि देखिए, यूनिट 1 की बात करें ना, तो यूनिट 1 हमारी काफ़ी सबसे पहली बात ये हमारा इंट्रोडक्शन है फार्माकोलॉजी का। तो ये काफ़ी लेंदी यूनिट रहने वाली है। और इसमें देखिए, अगर हम लोग देखें तो मेजरली हमारे 2 पार्ट होंगे। एक हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसमें हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर हमारा सेकेंड आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने हो सकता है पहले भी सुना हो, बट देखिए, आप लोगों ने जो भी सुना हो, आप लोगों ने आज तक अभी तक जो भी पढ़ा है आप उसको बिल्कुल साइड कर दीजिए। बस आज से आप यहाँ पे मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी डाउट आएगा आप लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा, आप लोग को जो भी चेंजेस चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा। बट अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सब भूल जाइए। अब आप लोग को मेरे साथ चलना है। ठीक है, हम जैसा पढ़ाएंगे वैसा पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग करेंगे क्या कि ये यूनिट हम लोग क्या करेंगे, ये यूनिट आप लोग की हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये जितने भी टॉपिक हैं ये सभी आज कवर कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे अपना फार्माकोकाइनेटिक्स को कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 2 पार्ट बना रहे हैं। बाकी हर यूनिट आप लोग को वन शॉट ही देखने को मिलेगी। तो देखिए, बातें तो यहाँ पे बहुत सारी हो गई, बट थोड़ी सी ज़रूरी बातें थी। एंड फोर्थ सेम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आप लोग भी थोड़ा समझ रहे होगे। बाकी देखिए, अब आप लोग यहाँ पे कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। देखिए, नोट्स तो आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर फ्री ऑफ कॉस्ट 4th सेमेस्टर के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। बट अगेन देखिए, मैंने हर बार आप लोगों से यही कहा है कि प्लीज़ आप नोट्स खुद से बनाइए, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी ठीक है, अगर आप लोग को मेरी नोट्स बहुत अच्छी लगती है आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लीजिएगा। बट फिर भी वीडियो देखते टाइम आप लोग थोड़ा बहुत लिखते रहिए, साथ में कुछ स्पेशल कुछ पॉइंट्स जो कि अलग से भी हम बताते हैं उनको नोट करते रहिए। ठीक है, तो बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग यहाँ पे अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 ये हमारी दोनों की दोनों यूनिट होने वाली है जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर। यानी कि इसमें हम लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजी के कुछ जनरल टर्म्स को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या होगा, उसके बाद हमारी जितने भी यूनिट्स हैं और आपके आने वाले जितने भी सेमेस्टर हैं उसमें हम लोग स्पेसिफिक फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फार्माकोलॉजी ऑफ CNS पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे, मतलब फिर हम लोग यहाँ पे हर एक बॉडी पार्ट की अलग से फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग यहाँ पे जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे कि हम लोग देखेंगे कि फार्माकोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है और उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे होते हैं बेसिकली।
तो यहाँ पे देखिए थ्योरी को भी हम लोग बिल्कुल साइड में रखते हैं और हम लोग बहुत सिंपली समझते हैं कि ये जो हमारा फार्माकोलॉजी वर्ड ही है, ये हमारे दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया फार्माकॉन, दूसरा हो गया हमारा लॉजी। अब देखिए लॉजी आप लोग को पता है, हमारा लॉजी बायोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है, कितने वर्ड्स के आगे हमारा लॉजी लगा होता है, जूलॉजी हो गया। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और देखिए यहाँ पे अगर आपको पता फार्माकॉन, फार्माकॉन का मतलब आप लोगों को फार्माकोपिया में भी हम लोगों ने बताया था, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? ड्रग की स्टडी, यानी कि फार्माकॉनलॉजी, यानी कि ड्रग्स की स्टडी जो होती है वही हमारी होती है फार्माकोलॉजी। अब देखिए ड्रग्स की स्टडी की भी बात करें तो ड्रग की स्टडी कहाँ? जब हमारी ड्रग यहाँ पे बॉडी में एक बार एंटर हो गई, तो बॉडी में एंटर होने के बाद अब ये ड्रग हमारी बॉडी के साथ जो जो भी करेगी, मतलब हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद जो जो चीज़ें एक्शन होंगे, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे और ये ड्रग जो भी काम करेगी, वो सभी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? वो सभी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? अपने फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। अब आप लोग एक बात बताइए मुझसे कि आप लोग जो दवा खाते हो वो होती क्या है? क्या वो ड्रग होती है या मेडिसिन होती है? देखिए आप लोग जैसे मान लीजिए कोई टैबलेट खा रहे हो, कोई सिरप पी रहे हो, वो क्या होती है? क्या वो ड्रग होती है या मेडिसिन होती है? तो देखिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, वो हमारी ड्रग नहीं होती है बल्कि वो हमारी मेडिसिन होती है। तो अब ये मेडिसिन और ड्रग में क्या डिफरेंस होता है? देखिए बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि ड्रग हमारी मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होती है जो कि अपना एक्शन शो करती है, मतलब यही हमारा मेन काम करता है। और मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन हमारी इसी ड्रग को किसी एक्सिपिएंट के साथ मिला के जो है अलग अलग डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है। यानी कि देखिए जैसे टैबलेट हो चाहे सिरप हो, जैसे एक ही दवा हमारी हो सकता है आप लोग को टैबलेट के फॉर्म में भी मिले और सिरप के फॉर्म में भी मिले। उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उसमें ड्रग का थोड़ी है भाई, चाहे सिरप हो एक दवा का, चाहे वो टैबलेट हो, दोनों में सेम दवा होगी, लेकिन डिफरेंस आएगा एक्सिपिएंट में। जो हमारा सिरप होगी उसमें लिक्विड हमारा सॉल्वेंट मिला होगा, और जो हमारा कह सकते हो टैबलेट होगी उसमें कुछ हमारा बाइंडिंग एजेंट हम लोग ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारी टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेन चीज़ ये है कि देखिए अब अगर हम लोग फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी का इस मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि देखिए इस फार्माकोलॉजी में हम लोग एक्सिपिएंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे अपने इस ड्रग के बारे में। अब देखिए कुछ चीज़ें हम लोग और समझते हैं कि देखिए अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता हो या फिर आप लोगों ने कभी मतलब नोटिस किया हो कि जैसे कोई दवा होती है तो हम लोग क्या होता है कि भाई दवा हम लोग बहुत अलग अलग रूट से ले सकते हैं अपनी बॉडी में, है ना? कि कुछ दवा हम लोग यहाँ पे टैबलेट के फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में क्या होता है, ओरल रूट से लेते हैं, यानी कि मुंह से लेते हैं। और कुछ दवा जैसे इंजेक्शन के फॉर्म में भी ली जाती है। तो कभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी है कि जैसे मान लीजिए एक दवा आप लोगों ने, मान लीजिए एक टैबलेट है, एक टैबलेट आप लोगों ने खाई, तो क्या टैबलेट खाने के तुरंत बाद आप लोग को जो है एक्शन देखने को मिल जाता है? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए जो भी टैबलेट खाई, तो क्या टैबलेट खाने के तुरंत बाद, जैसे बुखार वगैरह होता है नॉर्मली आप लोग पैरासीटामॉल लेते हो, तो क्या ऐसा होता है कि पैरासीटामॉल आप लोगों ने लिया और जैसे लिया क्या वैसे ही तुरंत हमें एक्शन देखने को मिलने लगता है? क्या तुरंत हमें रिलीफ होता है? आई थिंक ऐसा नहीं होता है, आप सभी को पता है। लेकिन क्या होता है 2-3 घंटे बाद हमें यहाँ पे धीरे धीरे हमें जो है थोड़ा सा रिलीफ मिलना चालू होता है। यानी होता क्या है, जब भी हम लोग यहाँ पे कोई टैबलेट वगैरह ओरल रूट से लेते हैं तो उसका एक्शन लेट हमें देखने को मिलता है। और वही मान लीजिए अगर आप लोगों को पता हो कि जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी केस है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है और बहुत मतलब कि उसको इमरजेंसी दवा देनी है, तो क्या कभी भी हम लोग इमरजेंसी केस में कभी भी टैबलेट का यूज़ करते हैं? नहीं, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं भाई, इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। या फिर कभी भी इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि इंजेक्शन अगर किसी को दिया गया तो तुरंत विद इन सेकेंड्स उसको आराम मिल जाता है। तो आखिर ये मतलब कैसे रहा है? क्योंकि दवा तो भाई हम लोग यहाँ पे भी ले रहे हैं, दवा इंजेक्शन के थ्रू भी ले रहे हैं, तो ये एक्शन मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि इंजेक्शन के थ्रू बहुत जल्दी मिल जा रहा है और दवा के थ्रू हमें, मतलब टैबलेट के थ्रू हमें बहुत लेट मिल जा रहा है? अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर हमारे बॉडी में एक्शन आ ही कैसे रहा है, मतलब दवा हम लोग खाते हैं तो ये एक्शन कैसे आ रहा है? तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि कोई भी दवा अपना एक्शन तभी शो करती है जब वो कहाँ पहुँचती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी पूरी फार्माकोलॉजी का कि हमारी दवा एक्शन कब शो करेगी। हमारी दवा एक्शन तभी शो करेगी जब वो पहुँचेगी हमारे ब्लड में। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि जैसे जो इंजेक्शन है ये कहाँ लगाया जाता है? क्या ये इंजेक्शन हमारा, जैसे अब देखिए इंजेक्शन भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मान लीजिए हम लोग आईवी इंजेक्शन की बात करें, इंट्रावेनस, तो इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? ये डायरेक्टली हमारी नसों में लगाया जाता है। और हमारी जो नसें होती है, हमारी जो वेन्स होती हैं, उसमें क्या होता है भाई, डायरेक्ट ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग वेन्स में जो है अपना इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी दवा तुरंत हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली पहुँच गई। और वहीं जब हम लोग कोई दवा, क्या होता है, जब हम लोग कोई दवा ओरल रूट से लेते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली हमारी ब्लड में नहीं पहुँचती है, बल्कि उसके साथ कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उनको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कोई दवा हम लोग ओरल रूट से लेते हैं, देखिए आप लोग प्लीज बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आप लोगों ने ये सब चीजें अभी थोड़ा सा समझ ली ना, आप लोग को आगे के टॉपिक्स इतने इजीली समझ आ जाएंगे। और अभी तो इनको हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। आप ये मत सोचिए कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया बस काम खत्म, ये तो बस आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि होने क्या वाला है।
तो होने क्या वाला है, देखिए जैसे हम लोग कोई दवा जब ओरल रूट से लेते हैं तो ओरल रूट मतलब हम लोगों ने अपने माउथ से ली। अब माउथ किसका पार्ट होता है, माउथ पार्ट होता है जीआईटी का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। यानी कि जब हम लोग कोई दवा ओरल रूट से लेते हैं तो वो बेसिकली जाती है हमारे जीआईटी में। और देखिए होती क्या है, जीआईटी में भी ये जो दवा है तो अब इसके साथ 4 स्टेप होंगे। पहला हो जाता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा हो जाता है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ हो जाता है एक्सक्रीशन एडीएमई, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एडीएमई। यही होती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसको हमें डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग यहाँ पे एडीएमई को बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस हमें थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई दवा लेते हैं, मतलब अपने माउथ से लेते हैं, तो होता क्या है, वो जीआईटी में जाती है। और जीआईटी में इस दवा का 2 तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सकता है या तो इसका एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक से हो, और या तो हमारा इसका जो है इंटेस्टाइन से हो। अब कौन सी का स्टमक से होगा, कौन सी का इंटेस्टाइन से होगा, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इतना समझिए कि जब भी हम लोग कोई दवा अपने माउथ से लेते हैं तो वो जाती है जीआईटी में, जीआईटी से उसका हो जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन हमारा हो जाता है उसका ब्लड में, ठीक है। और ब्लड में भाई क्या होता है, भाई ब्लड में जब कोई दवा एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, तो अब देखिए अब ये दवा हमारी ब्लड में पहुंच चुकी है। तो मेन चीज देखिए, मेन चीज क्या है कि यहाँ पे ये लेट क्यों हुआ और यहाँ पे ये फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड में पहुंच गया। और ये जो हमारी टैबलेट थी, इसको हमारा ब्लड में पहुंचने के लिए क्या हुआ कि हमारे पूरे जीआईटी से जाके फिर जाके ब्लड में पहुंची। तो ये जो जीआईटी से पास होते होते जब तक ये ब्लड में पहुंचती है ना, तब तक यहाँ पे काफी टाइम बीत जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई टैबलेट है तो ये हमारी बॉडी में जाती है, बॉडी में जाने के बाद फिर ये टूटती है, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। ये सभी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। कोई दवा है हम लोगों ने खाई तो वो हमारे जीआईटी में गई, तो जीआईटी में टाइम लगता है, ठीक है। आप इतना समझिए कि जीआईटी से ब्लड में आने में उसको टाइम लग जाता है। इसी टाइम की वजह से क्या होता है, हमारी ओरल दवा का जो है लेट एक्शन आता है और इंजेक्शन का फास्ट आता है। बस इतना ही स्टेप है, बाकी उसके बाद सेम चीजें होंगी। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि दवा एक्चुअल में एक्शन कैसे शो करती है। ठीक है, चलो ब्लड में पहुंच गई, अच्छी बात है, लेकिन ब्लड में पहुंच के भी एक्शन कैसे शो करती है। जैसे भाई मान लीजिए कोई सर दर्द की दवा आप लोगों ने खाई, ठीक है, तो आखिर वो सर दर्द की दवा उसने कैसे ठीक किया, वो सर दर्द मतलब कि वो सर तक पहुंची कैसे, वो ब्रेन तक कैसे पहुंची। तो अब आप लोग समझिए कि हम लोगों ने क्या देखा, हमारे दवा के साथ 4 स्टेप होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो यहां पे देखिए जब हम लोग की दवा एब्जॉर्ब हो चुकी है हमारी ब्लड में, ठीक है, अब जैसे आईवी रूट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वाला स्टेप खत्म हो जाता है, डायरेक्टली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अब देखिए जब कोई दवा हमारी ब्लड में पहुंच गई, तो अब आप एक बात बताइए, क्या ब्लड हमारी बॉडी में किसी एक ही जगह होता है, भाई ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में दौड़ रहा होता है। तो जैसे ही कोई दवा हमारी ब्लड में पहुंचेगी, इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना एक जगह से अलग अलग जगह पे। तो भाई ये जो ब्लड में जो दवा हमारी पहुंची, अब ये क्या होगी, ये हमारी सर्कुलेट होगी ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि ब्लड हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये दवा भी क्या होगा, ये दवा भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए भाई हमें पूरी बॉडी में तो दवा का एक्शन चाहिए नहीं, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों ने कोई सरदर्द की दवा खाई है, तो क्या फायदा कि दवा हमारे पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो रही है। हमें तो चाहिए दवा, हमें तो असर चाहिए अपने सर में, ठीक है। तो सर क्या होगा भाई, सर हमारा हो जाएगा साइट ऑफ एक्शन, यानी कि जो हमारा सीएनएस है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा सरदर्द की दवा का साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई हम लोगों ने सरदर्द की दवा खाई, अब ये सरदर्द की दवा हमारी इस ब्लड में पहुंच गई, ठीक है। अब इस ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होगा, इस ब्लड में पहुंचने के बाद ये पूरे बॉडी में हमारी सर्कुलेट होगी। लेकिन हमें कहाँ चाहिए, हमें इसका एक्शन चाहिए हमारे सीएनएस में, यानी हमें चाहिए कि ये जो हमारी ब्लड वेसल है, तो ये हमारी जो सीएनएस की ब्लड वेसल्स होंगी, भाई हमारे नर्वस सिस्टम में भी तो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहाँ की ब्लड वेसल्स तक हमें इस दवा को पहुंचाना है। तो देखिए पहुंचेगी तो हर जगह वहाँ पे पहुंचेगी। लेकिन देखिए होता क्या है कि एक्चुअल में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो, एक कॉन्सेप्ट होता है रिसेप्टर्स का। देखिए आई होप थोड़ा बहुत नहीं पता ही होगा आप लोगों को, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने सुना होगा, पर नहीं सुना है तो भी समझिए कि आप लोग को अच्छा इतना तो पता है ना, हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन होते हैं हमारे, ठीक है। तो जैसे हमारा थायराइड हार्मोन, इसका तो आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन होता है, तो ये हार्मोन काम कैसे करता है भाई, ये हार्मोन हमारी बॉडी में एक्शन कब से करते हैं, जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। और ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, ये बिल्कुल लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई एक हार्मोन है, ठीक है, मान लीजिए थायराइड हार्मोन है, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा थायराइड हार्मोन, 2 टाइप के होते हैं, वो सब हटाइए, थायराइड हार्मोन है, तो ये हमारे जो है मान लीजिए ये हमारा एक टाइप का थायराइड हार्मोन है, तो जो इसका रिसेप्टर होगा ना, ये हमारा इसी के रिसेप्टर से बाइंड होगा, यानी ये अपने ही रिसेप्टर से बाइंड होकर एक्शन शो करेगा। मान लीजिए अगर हम लोग बात करें किसी दूसरे रिसेप्टर की ना, तो ये दूसरे रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो शेप होगा ना, ये बिल्कुल हमारे रिसेप्टर पे ही बाइंड करने के लिए बना होगा। यानी कि देखिए अगर ये मान लीजिए थायराइड हार्मोन है, तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं होगा थायराइड रिसेप्टर,
ठीक है। तो ये अपने ही थायराइड रिसेप्टर से ही जाके बाइंड करेगा, तभी यहाँ पे एक्शन शो होगा, क्योंकि देखिए ये हमारा बिल्कुल इसी से बाइंड हो जाएगा, है ना, बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल क्या है, लॉक एंड की मैकेनिज्म है, यानी ये रिसेप्टर सिर्फ अपने ये जो हार्मोन है ये सिर्फ इसी रिसेप्टर से बाइंड हो सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें बॉडी में और भी बहुत सारे रिसेप्टर होंगे, तो मान लीजिए ये हमारे बॉडी का कोई तीसरा बी रिसेप्टर है, ये मान लीजिए कोई सी है, तो क्या ये हार्मोन हमारा इस रिसेप्टर पे बाइंड हो पाएगा? भाई ये इसमें बाइंड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके का है और रिसेप्टर का शेप कुछ ऐसा है। या फिर इसमें भी बात करें तो देखिए इसका शेप ऐसा है और रिसेप्टर का शेप ऐसा है, यानी कि देखिए हर रिसेप्टर क्या होता है, हर रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। यानी देखिए हार्मोन को मान लीजिए आप लोग बिल्कुल चाबी समझ लीजिए, तो इसको आप लोग ताला समझ लीजिए, तो ये ताला जो है अपनी ही चाबी से खुलता है ना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल जो है अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। तो उसी तरीके से देखिए जिस तरीके से हमारी बॉडी में हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, उसी तरीके से जो दवा हम लोग लेते हैं ना, ये भी जो है अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है, तब जाके एक्शन शो करती है। अब आप लोग ध्यान से समझिए, मान लीजिए आप लोगों ने सर दर्द की दवा खाई, तो क्या होगा भाई, ये जाएगी तो हमारी पूरी बॉडी में, है ना, सर्कुलेट तो हमारी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में होगी, लेकिन ये बाइंड कहाँ होगी, ये बाइंड हमारे सीएनएस के रिसेप्टर पे ही होगी, यानी कि जहाँ पे इसको अपना एक्शन शो करना है ये बाइंड वहीं पे होगी। यानी मान लीजिए अब हम लोग इस वाली को मान लेते हैं हमारी सर दर्द की दवा है, तो इसका जो रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर हमारे कहाँ प्रेजेंट होगी, सीएनएस में, यानी ये इसी पे जाके बाइंड होगी, तभी जाके हमें एक्शन देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए हम लोग बात करिए, मान लीजिए दवा हमारी पैरों के पास भी पहुंची, हमारे हाथों के पास पहुंची, हमारी बॉडी में कहीं भी पहुंची, लेकिन वहां पे मान लीजिए इस टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो इन पे थोड़ी बाइंड होगी, बाइंड तो ये सिर्फ इसी पे होगी। यानी कि देखिए कोई भी दवा हम लोग खाते हैं तो वो बाइंड अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे होती है, और तभी जाके उसका एक्शन हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा कि जो हमारी दवा होती है वो हमारी जो है ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है, यानी जहां उसको एक्शन शो करना होता है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे अपने रिसेप्टर से बाइंड होती है, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद यहाँ पे उसका हमें एक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए यही होता है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन क्या होता है ये सब हटाइए, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये चीजें समझनी थी कि दवा एक्चुअल में एक्शन कैसे शो करती है। समझ गए आप लोग? देखिए अगर आप लोग समझ गए हो यहाँ पे, तो आप लोग इस टाइम पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया कि दवा एक्शन शो कैसे करती है। एक बार फिर से समराइज करते हैं। कोई भी दवा हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब दवा हम लोग किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए खाएंगे, ठीक है, हमारा सर दर्द हो रहा होगा या फिर हमारी बॉडी में किसी स्पेसिफिक पार्ट पर ही हमें एक्शन शो करना होगा, है ना। मान लीजिए कोई हम लोगों ने हार्ट की दवा खाई, तो हमें उसका एक्शन हमें हार्ट पे ही चाहिए, या फिर कोई मान लीजिए हम लोगों ने मान लीजिए सीने में दर्द हो रहा है या फिर वॉट एवर कुछ भी हो रहा है, तो हमें एक्शन जो है हमारी बॉडी के स्पेसिफिक साइड पे चाहिए, तो वो अपनी साइट ऑफ एक्शन के ही रिसेप्टर पे बाइंड होगी, है ना। वो चाहे हमारी पूरी बॉडी में जाए, पर उसका रिसेप्टर जहाँ होगा वो वहीं पे बाइंड होगी। और हर दवा का रिसेप्टर कहाँ होता है, जहाँ पे उसको एक्शन शो करना होता है, ठीक है। दवा इसी तरीके से डिजाइन की जाती है कि अगर सरदर्द की दवा है तो उसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, उसका रिसेप्टर हमारा सीएनएस पे ही होगा, बाकी जगह उसका रिसेप्टर होगा ही नहीं, वो और कहीं बाइंड ही नहीं होगी, है ना। इसीलिए हमें एक्शन देखने को मिल जाता है। तो देखिए यही था हमारा मतलब बेसिकली। देखिए अब इसमें हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है बहुत सारी चीज़ें कि बेसिकली कैसे हमारी दवा जो है बॉडी में एक्शन शो करती है, ठीक है। फिर एक्शन शो करने के बाद किस तरीके से एक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे द वर्ड फार्माकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि फार्माकॉन का मतलब ड्रग होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, यानी कि पूरी फार्माकोलॉजी में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं। अब देखिए थ्योरेटिकली हम लोग इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करके डिजाइन करके अच्छे से लिख सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज ड्रग, देयर सोर्सेज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड थेरापेटिक यूजेस। यानी कि देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ड्रग का सोर्स क्या क्या है, उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसका क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट है और उसका क्या थेरापेटिक यूजेस है। ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजी में डिस्कस कर रहे होंगे। धीरे धीरे आप लोग आगे देखोगे तब आप लोग को समझ में आएगा। बाकी देखिए इट एक्सप्लोर्स हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम्स इंक्लूडिंग हाउ दे आर एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी। तो देखिए यही हमारी इसी ADME की बात हो रही है, और देखिए यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो की बात करें, आज की वीडियो में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा हो जाएगा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आज की पूरी वीडियो में हमारा फोकस जो है इसी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे होने वाला है। बाकी जितने भी पार्ट हैं इस पार्ट को हम लोग पूरा आज की वीडियो में कवर करेंगे। टाइम आप लोग को सभी का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। तो देखिए जो पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी है ये हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है।
एक हो जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा हो जाता है फार्माकोडायनामिक्स। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान समझिए, ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये आप लोग को यूनिट 1 में ही नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है, इसको हम लोग कंप्लीट सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अपने फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। और यही दोनों मिलके क्या होता है, यही दोनों मिलके हमारा जनरल फार्माकोलॉजी बनाते हैं। यानी जनरल फार्माकोलॉजी में एक वर्ड में हम लोग बोले तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। अब ये होता क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब हमारी दवा हमारी बॉडी में एंटर होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करती है, वही हो जाता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। और इसके अंदर हमारे 4 चीजें आ जाती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। देखिए बहुत सिंपली हम लोग समझते हैं भाई। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई दवा खाई, ठीक है, मान लीजिए ओरल रूट से हम लोगों ने कोई टैबलेट खाई। अब ये जो टैबलेट है, ठीक है, तो ये जब तक अपने साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंचेगी तब तक तो अपना एक्शन शो नहीं करेगी। तो मेन चीज ये है कि ये अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी कैसे। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाके ये अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी। तो यहाँ पे देखिए इसका एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे रहा है, क्या ये टैबलेट कर रही है कि बॉडी कर रही है। भाई आप लोग एक बार दिमाग लगाइए कि इसका एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। क्या टैबलेट खुद जाके एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है कि बॉडी कर रही है। भाई बॉडी कर रही है, ठीक है, बॉडी टैबलेट को अब्जॉर्ब कर रही है, बॉडी टैबलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हमारा ब्लड टैबलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, समझ रहे हो, टैबलेट अपने आप नहीं हो जा रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, हमारी बॉडी कर रही है। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ जो जो चीजें करेगी, यानी कि देखिए काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। यानी हमारी ड्रग का हमारी बॉडी में जाके जहां जहां मूवमेंट होगा, मूवमेंट जहां जहां भी होगा, वो सारा क्या हो जाता है, वो सारा हो जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। और ये काम कौन करता है, ये काम हमारी बॉडी करती है ड्रग के साथ। यानी कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ जो जो चीजें करेगी वो हमारा हो जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसमें सबसे पहला आ जाता है एब्जॉर्प्शन। यानी कि एब्जॉर्प्शन मतलब कि जब हमारी दवा ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की मतलब जब हमारी ब्लड से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब ये मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि देखिए कोई एक दवा है भाई, अब जैसे मान लीजिए हमारा ये मान लीजिए सर दर्द की दवा है, ठीक है, अब ये अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड हो गई और रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद इसका एक्शन हमें देखने को मिला। अब आप एक बात बताइए कि सर दर्द हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें पूरे साल होने वाला है, सर दर्द हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा। तो हमें दवा का एक्शन भी तो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए चाहिए, है ना। ऐसा तो चाहिए नहीं कि ये दवा हमारी पूरे टाइम हमारे उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाए। भाई एक बार बाइंड हो गई तो थोड़ी देर बाद हमें ये भी चाहिए कि हाँ अब हमारा काम हो गया, अब तुम जाओ हमारी बॉडी से। तो ये बॉडी से जाएगी कैसे भाई, देखिए उसके लिए सबसे पहले इसको रिसेप्टर को छोड़ना होगा। और रिसेप्टर को छोड़ने के लिए क्या होगा भाई, देखिए रिसेप्टर को छोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इसका शेप वगैरह चेंज करना होगा, ठीक है, हमें इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी होगी। तो ठीक है, इसके साथ जो भी छेड़छाड़ हम लोग करेंगे हमारी बॉडी ही करेगी, वो हो जाता है मेटाबॉलिज्म। कैसे करेगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ वीडियो देखिए, अब छेड़छाड़ करने के बाद जब हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली इस ड्रग को, ठीक है, इस हमारे ड्रग को फाइनली रिसेप्टर से अलग कर लिया, तो अलग करने के बाद क्या है, अब हमें इसको बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। भाई हमें दवा को बॉडी में तो रखना नहीं है, भाई खाना वगैरह खाते हो हमारी बॉडी में थोड़ी रहता है, बाहर निकलता है हमारा यूरिन के थ्रू, हमारे फीकस के थ्रू, ठीक है, तो फीसज के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए अब हमें इस बॉडी को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। और यहाँ पे देखिए हमारी 90% दवाओं का एक्सक्रीशन हमारा कहाँ से होता है, यूरिन से होता है, हमारी किडनी से होता है। तो देखिए यही होती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स। आई होप कि इसमें आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल सा मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करेगी वही हो जाता है फार्माकोकाइनेटिक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अपने फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। तो देखिए हमारी बॉडी ड्रग के साथ जो जो भी करे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन फर्क क्या है भाई, दवा हम लोग क्यों खाते हैं, कि दवा हम लोग इसलिए थोड़ी खाते हैं कि हमारी दवा हमारी बॉडी में जाओ, बॉडी उसके साथ जो है छेड़छाड़ करना है, बॉडी उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दे, एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर दे। नहीं, उससे हमें थोड़ी मतलब है। हमें क्या चाहिए भाई, हमें दवा हम लोग इसीलिए खाते हैं ताकि दवा का जो है हमें एक्शन देखने को मिले। अब दवा एक्शन के लिए, अब देखिए एक्शन दवा का कैसे मिलेगा भाई, एक्शन के लिए दवा को काम करना होगा। तो अब देखिए फार्माकोडायनामिक्स इज सिंपली डिफाइंड एज व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी। यानी कि देखिए अभी फार्माकोकाइनेटिक में क्या हुआ कि हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या क्या किया, वो हो गया फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोडायनामिक क्या हुआ कि हमारी ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, ड्रग बॉडी पे अपना एक्शन शो करेगी। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो फार्माकोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्माकोडायनामिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा ड्रग अपना एक्शन शो कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म का मतलब कि देखिए हम लोगों ने देखा कि मैकेनिज्म क्या होता है, किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म क्या होता है कि वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है, अपना एक्शन शो करती है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए हर एक अलग अलग दवा में हम लोग देखेंगे कि किस दवा का कौन सा रिसेप्टर होता है, वो कैसे अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है, कैसे यहाँ पे अपना एक्शन शो करती है, वही सारी चीज़ें। भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि हर दवा का अपना अलग रिसेप्टर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कौन सी दवा कैसे अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रही है, कैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ रहा है, वो सभी चीज़ें। और उसके बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे दवा बाइंड होने के बाद कौन कौन सा इफेक्ट शो कर रही है।
और देखिए कभी कभी क्या होता है भाई, कभी कभी हमें जो है कुछ दवा का साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है ना, थोड़ा बहुत मतलब कि साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो कैसे उसका साइड इफेक्ट वगैरह भी आता है, वो सभी चीज़ें हम लोग कहाँ होंगे, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक्स में यानी अपने यूनिट 2 में बहुत डिटेल में वन शॉट में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल सा मतलब है कि क्या बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या क्या करेगी, जिसके अंदर हमारा आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यानी बॉडी ड्रग का ये सब चीजें कराएगी। और फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है सिंपली कि हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या क्या करेगी, जिसके अंदर हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज और साइड इफेक्ट वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल से बात है, डायनेमिक का मतलब होता है पावर से। ठीक है, कि ड्रग का क्या पावर होती है हमारी बॉडी में, कैसे एक्शन शो करती है। काइनेटिक का मतलब कि ड्रग का हमारी बॉडी में कैसे मूवमेंट होता है। तो यही होता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं अपने स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। ना बात करें हम लोग यहाँ पे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में, तो देखिए स्कोप का मतलब कि फार्माकोलॉजी को हम लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी कवर्स एवरीथिंग रिलेटेड टू ड्रग्स। देखिए सिंपल सी बात है भाई, जब पूरी फार्माकोलॉजी ड्रग्स पे काम करती है तो ड्रग्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उन्हीं पे इसका स्कोप होगा। हाउ दे वर्क इन द बॉडी टू देयर मेडिकल यूज एंड सेफ्टी, यानी कि किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं, क्या मेडिकल यूज होता है, क्या सेफ्टी होती है। देखिए सबसे पहला स्कोप इसका फार्माकोकाइनेटिक्स में ही आ जाता है, मतलब कि हमारी बॉडी कैसे ड्रग को प्रोसेस करती है, हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है। हम लोगों ने देखा ADME, हमारी बॉडी ड्रग के साथ यही 4 चीज़ें करती है। सेकंड आ जाता है फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि हमारी ड्रग कैसे काम करती है। सिंपल सी बात है, कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट वगैरह हो सकता है, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ देखते हैं। फार्माकोथेरापेटिक्स, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से किस मेडिसिन हमारी जो है, यूज ऑफ मेडिसिन मतलब कि मेडिसिन हमारी कैसे कह सकते हो डिजीज के ट्रीटमेंट में काम करती है। तो ये हमारा बेसिकली फार्माकोथेरापेटिक्स हो जाता है ना। देखिए है ये सब कह सकते हो फार्माकोलॉजी के ही एक ब्रांचेस कह सकते हो, है ना। स्कोप की वजह इसको आप ब्रांच में बोल सकते हो, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो इसमें देखिए भाई, इसमें सिंपल सी बात है कि आप लोग ये समझिए कि फार्माकोलॉजी में हम लोग थेरापेटिक इफेक्ट तो देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि ड्रग का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यानी कि हमारे ह्यूमंस में ड्रग कैसे काम करती है। ठीक है, क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, आप लोगों ने नाम सुना हो नहीं सुना है, हम लोग इस बार देखेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लिनिकल का मतलब हमारी ड्रग्स जो है ह्यूमंस में कैसे काम करती है। न्यूरो फार्माकोलॉजी, यानी कि हमारा जो ड्रग है वो ब्रेन पे कैसे काम करता है, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम। फार्माकोजेनोमिक्स, देखिए यहाँ इसका मतलब है कि हमारी जीन ड्रग रिस्पॉन्स को कैसे अफेक्ट करती है। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, जैसे होता क्या है ना कि एक ही दवा हो सकता है कि मतलब कि एक ही दवा हो सकता है कुछ अलग अलग पर्सन्स में अलग अलग तरीके से काम करें। और ये क्यों होता है, क्योंकि हर पर्सन की जीन डिफरेंट होती है, आप सभी को पता है, सबकी जीन्स यहाँ पे डिफरेंट है। तो कुछ लोगों की जीन्स हो सकता है, देखिए सब में नहीं होता है, एक दवा मोस्टली 90% लोगों में एक तरह का ही काम करती है, लेकिन हो सकता है एक दवा कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं जिन पे कुछ अलग तरीके से काम करें। तो वहाँ पे कुछ जीन्स भी हमारी दवा के रिस्पॉन्स को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा सिलेबस में अगर हम लोग रिटर्न करें तो यहाँ पे देखिए हम लोग डेफिनेशन हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देख ली, स्कोप देख लिया। अब देखिए एक टॉपिक है हिस्टोरिकल लैंडमार्क। ये टॉपिक कभी कभी एग्जाम में नहीं आता है ना, तो इसका हमारा जो है कह सकते हो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आप लोग को ऑप्शंस भी दे रखे हैं। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, हु इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। देखिए अभी लास्ट में हम लोग और भी क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, लेकिन ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है यहाँ पे कि हमारे फार्माकोलॉजी के फादर कौन है। तो इन चारों में हमारा कोई एक है ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आप लोग यहाँ पे कमेंट में नाम के साथ आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है हमारे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा स्कोप। और नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो देखिए अगर हम लोग बात करें अपने नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की, तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि ड्रग हमारे कैसे कैसे ड्रग का क्या क्या डिफरेंट नेचर हो सकता है, क्या सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज का मतलब कि ड्रग्स हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, हमें ड्रग्स मिलती कहाँ से। तो देखिए नेचर की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, द नेचर ऑफ ड्रग रिफर्स टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि देखिए नेचर का मतलब है कि ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे देखिए ड्रग का फिजिकल स्टेट क्या है ना, कि वो हमारी सॉलिड ड्रग है, वो हमारी लिक्विड फॉर्म में है। जैसे सॉलिड हमारी ड्रग, कुछ एस्पिरिन हमारी सॉलिड ड्रग होती है, निकोटीन हमारी एक लिक्विड ड्रग होती है, या फिर गैसियस फॉर्म में है कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारी गैसियस ड्रग होती है। उसी तरीके से ड्रग की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक वो ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी अगर देखिए हम लोग बात करें अपने सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स का मतलब है कि जो हमारी दवा है वो हमें मिलती कहाँ कहाँ से। तो देखिए दवा के ना बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं।
जैसे एक नेचुरल हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, सेमी सिंथेटिक। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल की मतलब जो नेचर से हमें मिलती हो। नेचर में अब देखिए नेचर में भी बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, मिनरल, माइक्रोब्स हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे प्लांट की बात करें तो जो दवा हमें प्लांट से मिलती है, जैसे हमारा पेड़ पौधों से, पत्तियों से, वो हमारा हो जाता है नेचुरल सोर्सेज। अब आप लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए। आप लोग के ही सिलेबस में एक सब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा फार्माकोग्नोसी। तो ये पूरी की पूरी फार्माकोग्नोसी किस बेस पे होने वाली है आपको पता है? प्लांट से हम लोग जो भी दवा पाते हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने फार्माकोग्नोसी के बारे में। यानी फार्माकोग्नोसी को अगर हम लोग बात करें, ये हमारी फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग प्लांट से जो भी हमें दवाएं मिलती हैं उन सभी के बारे में हम लोग फार्माकोग्नोसी में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखिए एनिमल से भी हमें कुछ दवाएं मिलती है, जैसे हेपेरिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सभी हमें एनिमल से मिलता है। मिनरल सोर्सेज से जैसे हमारा फेरस सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। माइक्रोब यानी कि माइक्रोब्स यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां से हमें जो दवा मिलती है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया। और उसके बाद ह्यूमन, तो ह्यूमन से जो भी हमें दवा मिलती है, ठीक है, जैसे हमारा ह्यूमन इंसुलिन हो गया। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे जो है नेचुरल सोर्सेज से मिलती है। उसके बाद देखिए सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि मिली तो हमें ये नेचर से है, लेकिन इसमें हम लोगों ने कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करी है, ठीक है। नेचर से मिलने के बाद हम लोग जब कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। यानी देखिए सिंथेटिक का मतलब जो प्योरली केमिकल हो, यानी कि जो पूरी तरीके से लैब में बनाई गई हो। सेमी सिंथेटिक यानी कि आधा केमिकल है आधा नेचर है। तो देखिए इसमें हमारा एमिकासिन हो गया और सेफ्यूरोक्साइम एक्जेटिल हो गया, ठीक है, और हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए दवा बहुत सारी हैं बट अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। सिंथेटिक सोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर मतलब हम लोग जो भी दवा लैब में प्रिपेयर करते हैं। अब इसके अंदर हमारा एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, फेनिटोइन हो गया, डाइक्लोफिनेक सोडियम, बहुत सारे मतलब इसके अंदर तो हमारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, देखिए ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है और इस मतलब कि इसके बारे में हमें 6 सेमेस्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें देखिए ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बाकी आप लोग सिंपली समझिए कि इसमें हम लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का हमारे बायोलॉजिकल यानी कि हमारे कह सकते हो बायो में, हमारे ह्यूमन लाइफ में वगैरह में यूज़ करके थोड़ा सा, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह में, माइक्रोब्स वगैरह में यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग जब दवा ऑब्टेन करते हैं, जैसे ह्यूमन इंसुलिन हो गया, रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन हो गया, ये सारे हमारे बायोटेक्नोलॉजी का सोर्स हो जाते हैं दवा के। तो ये सारे हमारे कुछ मेजर सोर्सेज हो जाते हैं। और देखिए ये सभी, देखिए ज़्यादातर कंटेंट आप लोग को हमारा यहाँ पे जो है केडी त्रिपाठी से ही देखने को मिलेगा इस बार फार्माकोलॉजी में। और केडी त्रिपाठी देखिए काफ़ी एक अच्छी बुक हो जाती है, तो वहाँ उसको आप लोग यहाँ पे रेफर कर सकते हो और वहीं से हमारा मोस्ट ऑफ द कंटेंट हमें आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिलेबस में ही देखें तो सिलेबस में देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। और इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत मतलब रखा ही हुआ है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट देखिए इसकी अगर हम लोग बात करें, एसेंशियल मतलब लोग समझ लो बहुत जो जरूरी हो, एसेंशियल हो। ड्रग कॉन्सेप्ट यानी कि देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे पहली बात ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया था WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। और इस कॉन्सेप्ट में क्या है ना कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जैसे कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि हमारी पूरी कह सकते हो पूरी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात करें तो आपको पता है कि बुखार सबको होता है। बुखार में सब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारा पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। तो मतलब देखिए इसी तरीके से हमारा मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कि वो सबको ही होती हैं, है ना। वो हमारे मतलब कह सकते हो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे ज़्यादातर पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसी मोस्ट कॉमन डिजीज है जो कि अफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को कर रही है, लेकिन अगर मान लीजिए उसकी दवा जो है वो बहुत महंगी है या फिर वो मिल ही नहीं पा रही है, तो क्या होगा भाई, एक प्रॉब्लम तो हमारा सबको अफेक्ट कर रही है लेकिन उसकी दवा तो बहुत कम लोग ही ले पाएंगे, क्योंकि पहली बात वो दवा हो सकता है बहुत महंगी हो सकता है मिले ही ना। तो यहीं पे हमारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग कि हमारी ऐसी दवाएं जो कि कह सकते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन के लिए, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई। और यहाँ पे देखिए उनको यहाँ पे क्या किया, उनको यहाँ पे एसेंशियल ड्रग्स के अंदर जो है क्लासीफाई किया गया। और देखिए इसमें हमारा ये रूल्स कह सकते हो तय किए गए, ठीक है, सेट किए गए कि ये जो भी एसेंशियल ड्रग्स होंगी, पहली बात इनकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे इनका कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि ये जो है ज़्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट इज अ ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी के अंडर में हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था टू इंश्योर दैट सेफ इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल मेडिसिन आर अवेलेबल टू ऑल प्लेस। यानी कि देखिए जो भी हमारी एसेंशियल दवाएं हैं वो हमारी जो है सबके लिए अवेलेबल हो। द WHO हैज डिफाइंड एसेंशियल मेडिसिन
एज दोज दैट सेटिस्फाई द प्रियोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि देखिए हमारी ऐसी दवाएं जो कि प्रियोरिटी यानी कि जो है पॉपुलेशन की प्रियोरिटी यानी कि जो कैसे उनकी प्रियोरिटी ही है ना कि वो लगभग सबको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमारी कोई ऐसी हमारी जो भी ऐसी दवाएं होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे एसेंशियल ड्रग्स में क्लासीफाई करते हैं ना। देखिए अगर हम लोग बात करें की प्रिंसिपल्स ऑफ एसेंशियल ड्रग्स के बारे में तो देखिए एसेंशियल मेडिसिन शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी। यानी कि देखिए सबसे पहली बात कि जो भी एसेंशियल मेडिसिन है वो सभी जगह अवेलेबल होनी चाहिए और सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब जरूरत पड़ने पे वो मिल ही ना रही हो, है ना। और वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव तो होना ही चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और उसके बाद हमारा सेफ होनी चाहिए। भाई जो भी हमारी दवाएं हैं एसेंशियल ड्रग्स हैं वो हमारी सेफ हों, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट वगैरह उसका बहुत कम होना चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए ये हमारी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी। अब ये एक नया टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बट इसको हम लोग यहाँ पे अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप लोग इतना समझो कि ये हमारी जो है एसेंशियल ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए हमारी दो लिस्ट आ जाती है, एक आ जाता है WHO मॉडल लिस्ट, एक आ जाता है नेशनल लिस्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो WHO मॉडल, ध्यान समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या कहती है, ये लिस्ट हमारी सबसे पहली बात WHO के द्वारा जारी करी जाती है। ठीक है, मतलब उनके द्वारा हमारी लाई जाती है। अब देखिए द WHO ब्रॉट आउट इट्स फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स अलॉन्ग विद देयर डोजेज फॉर्म्स एंड स्ट्रेंथ इन 1977। यानी कि देखिए ये जो हमारी पहली मॉडल लिस्ट थी एसेंशियल मेडिसिन की, ये हमारी 1977 में लाई गई। और यहाँ पे देखिए ये जो है टाइम बाय टाइम यानी कि लगभग हर 2, 3, 4, 5 साल में ये रिवाइज होती रहती है। और करंटली देखिए जो सबसे लेटेस्ट लिस्ट है वो हमारी 2021 में लाई गई थी, जो कि हमारी 22nd लिस्ट थी। ठीक है, 22nd लिस्ट हमारी 2021 में जो कि सबसे लेटेस्ट लिस्ट है वो हमारी लाई गई, जिसके अंदर देखिए जिसके अंदर बात करें तो टोटल 439 ड्रग्स हैं। यानी इसके अंदर 439 हमारी एंट्री है, जिसमें हमारी 41 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस भी हैं। देखिए FDCs का मतलब होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कि देखिए कुछ दवाएं आप लोगों को पता है कि हमारे कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, तो वही हमारी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हो जाती है, कुछ खास नहीं है। तो देखिए कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे जो WHO की मॉडल लिस्ट है उसके अंदर हमारी 439 दवाएं हमारी देखने को मिलती हैं और जो कि हमारी 2021 में लाई गई। नाउ अब देखिए ये जो WHO जो दवा आती है ये क्या होता है, ये हर कंट्री हूबहू नहीं कॉपी करती है। अब जैसे आपको पता है भाई हर कंट्री का जो क्लाइमेट होता है, हर कंट्री का एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज होता है, वहाँ के लोग थोड़े चेंज होते हैं, उनका नेचर चेंज होता है। तो ऐसा नहीं है ना कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे हर कंट्री में सेम तरीके से होती है। तो देखिए लेकिन हाँ ये भी है कि भाई चूंकि हैं हम लोग ह्यूमन ही, तो कुछ चीज़ें वो सभी में कॉमन होती हैं। तो देखिए WHO क्या होता है, WHO एक कॉमन एसेंशियल लिस्ट जारी करता है। अब इसी में से क्या होता है, इसी में से हर कंट्री अपने अपने कंट्री के हिसाब से ड्रग्स को जो है चूज कर लेती है। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, तो अपने कंट्री में हमारी जो है जो लिस्ट आती है वो आती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि NLEM। और इसी के अंदर हमारी जितनी भी एसेंशियल ड्रग्स होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। और देखिए इनकी बात करें तो देखिए WHO के अंदर जो हमारी मॉडल लिस्ट आती है उसके अंदर कितनी ड्रग होती है, 439। जबकि जो इंडिया है ना, इंडिया अपने अंदर जो है एसेंशियल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर हमें 384 मेडिसिन ही देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर हमारे 23 FDCs हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि देखिए 439 में से हमारी 384 हमारा इंडिया जो है चूज करता है एज अ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। और बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये लिस्ट हमारी सबसे पहले जो है 1996 में रिलीज की गई थी और तब इसका नाम जो है दूसरा था, तब इसका नाम था नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जिसको चेंज करके यहाँ पे बाद में जो है 2011 और 2015 में इसका नाम जो है फाइनली जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन रख दिया गया। और यहाँ पे देखिए ये लिस्ट भी हमारी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है और सबसे लेटेस्ट लिस्ट हमें जो है सितंबर 2022 में देखने को मिली, जिसमें हमारी टोटल 384 मेडिसिन, इसके साथ साथ जो है 23 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि इसी में इंक्लूड रहते हैं। तो ये यही हमारा एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, कुछ खास नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात करें हम लोग यहाँ पे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, क्या नाम है इसका, रूट्स, मतलब कि किस रूट से हम लोग लेंगे, और क्या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि लेना, ठीक है, दवा को लेना। तो दवा को हम लोग अपनी बॉडी में ले कैसे रहे, एंट्री कैसे करा रहे हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि दवा को हम लोग बहुत अलग अलग रूट से बॉडी में ले सकते हैं। जैसे हम लोग ओरल रूट से ले सकते हैं, अपने मुंह से दवा ले सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, और भी इसी तरीके से हमारे बहुत सारे रूट होते हैं। उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द पाथ, यानी कि ये वो रास्ता होता है बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी, यानी कि जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ड्रग ली जाती है टू अचीव इट्स डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि हमें जो है डिजायर्ड इफेक्ट मिल सके। द चॉइस ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक ड्रग। और देखिए भाई एक बात बताइए कि अगर कोई दवा हमारी
ओरल रूट से ली जा सकती है, तो क्या हम लोग ज़बरदस्ती उसको पैरेंटल रूट से लेंगे? या फिर मान लीजिए कि कोई दवा अगर हमें बहुत तुरंत चाहिए, तो क्या हम लोग उसको उस टाइम ओरल रूट से लेंगे? यानी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के अलग अलग रूट से लेते हैं। कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि हो सकता है कि हमारी ड्रग प्रॉपर्टीज हो सकता है ऐसी हो, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे उसको ओरल रूट से ही ले सकें। या फिर हो सकता है डिजायर्ड इफेक्ट, भाई कि हमें कितने टाइम पे चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए हमें जो है इफेक्ट में जो है हमें बहुत जल्दी नहीं है, तो हम लोग ओरल रूट से ले लेंगे। और अगर मान लीजिए हमें बहुत जल्दी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्शन से लेंगे, है ना। अपना पैरेंटल रूट, देखिए इंजेक्शन को हम लोग पैरेंटल रूट बोलते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, तो इंजेक्शन से ले लेंगे। अब एक बात बताइए कि क्या सभी लोग इंजेक्शन से लेना दवा प्रेफर करते हैं? भाई इंजेक्शन बहुत कम लोग ही इंजेक्शन, मतलब कुछ लोग इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, इंक्लूडिंग मी। तो आपको पता है कि इंजेक्शन से दवा सभी लोग लेना नहीं पसंद करेंगे, है ना। ये बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन होगी, यानी कि जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस हो तभी लोग इंजेक्शन से दवा लेना पसंद करते हैं। वरना ज़्यादातर लोग दवा कैसे लेते हैं भाई? हमारी सबसे ज़्यादा दवा किस रूट से ली जाती है? ओरल रूट से, ठीक है। ज़्यादातर हमारी दवा टैबलेट के, सिरप के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमें कितने टाइम पे इफेक्ट चाहिए और पेशेंट की क्या कंडीशन है। अब आप एक बात बताइए कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, यानी कि अगर कोई पेशेंट होश में ही नहीं है, तो क्या हम लोग उसको ओरल रूट से दवा दे सकते हैं? क्या वो टैबलेट खा पाएगा? क्योंकि भाई वो होश ही में नहीं है, तो टैबलेट खाएगा कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको इंजेक्शन से दवा देंगे, या फिर और भी बहुत सारे रूट होते हैं। तो देखिए कुल मिला के ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और देखिए बाकी हम लोग बात करें तो दीज रूट्स कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर टाइप्स। और ये रूट हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। पहला हो गया लोकल रूट, दूसरा हो गया सिस्टमिक रूट। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकल और सिस्टमिक, इसमें मेजर डिफरेंस होने क्या वाला है? देखिए लोकल, लोकल का मतलब आप लोग समझ रहे हो, लोकल का मतलब कि जो लोकली काम करे, जैसे लोकल एरियाज आप लोग समझ रहे हो। लोकल एरिया, लोकल मतलब कि आपके आसपास का एरिया। तो लोकल रूट्स हमारे वो रूट्स होते हैं जहाँ पे दवा क्या होती है कि दवा दिखे, जैसे मान लीजिए ड्रग है, तो जिस जगह पे दी गई है, ठीक है, ये उसी जगह के आसपास या फिर उसी जगह पे जो हमारी दवा काम करेगी, तो वो रूट हमारा हो जाता है लोकल रूट। और फिर दूसरा हमारा आता है सिस्टमिक। सिस्टमिक का मतलब होता है, सिस्टमिक से देखिए, सिस्टमिक से मतलब होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन से। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब कि देखिए सिंपल सी बात है, जब भी कोई दवा हमारी ब्लड में पहुंच जाती है, ठीक है, और ब्लड से भी देखिए, ब्लड से भी यहाँ पे मतलब है कि हमारी वेन्स में, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि ब्लड हमारा दो जगह फ्लो होता है, एक हमारा वेन्स में भी होता है, आर्टरी में भी होता है। वेन से क्या होता है, वेन से ब्लड हमारे हार्ट से पूरी ब्लड बॉडी में जाता है, ठीक है। और सॉरी, हमारा पूरी बॉडी से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, हमारे हार्ट में जाता है, ठीक है, वेन से। और आर्टरी क्या होता है, आर्टरी से ब्लड हमारा पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए जो वेन, हम लोग अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन की हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान समझिएगा, हम लोग हमेशा वेन्स की बात कर रहे होंगे। आप लोग को पता है कि ज़्यादातर जो इंजेक्शन होते हैं भाई, कभी आप लोगों ने इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन का नाम सुना है? देखिए ऐसा नहीं कि होता नहीं है, पर बहुत कम यूज होता है, और कहाँ यूज होता है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने जो इंजेक्शन यूज करते हैं वो क्या होता है, इंट्रावेनस, आईवी रूट। आईवी रूट हम लोग सबसे ज़्यादा आईवी रूट ही तो सुनते हैं भाई। कभी भी डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है वो क्या ढूंढता है, हमारी नसें ढूंढता है, कभी भी वो हमारी आर्टरी थोड़ी ढूंढता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वेन से क्या होता है, वेन से ब्लड हमारा जो है कह सकते हो हार्ट में जाता है, और हार्ट पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। तो देखिए जब भी हम लोग ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे अपने वेन्स के बारे में। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी ब्लड हमारा जो दवा है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, ठीक है, तो एक रूट हमारा वो हो सकता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने का मतलब है कि फिर हमारी दवा पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगी। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो भी दवा होती है जब हमारी ब्लड में पहुंचती है, तो ब्लड के थ्रू क्या होता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन जो हमारा लोकल होता है, लोकल में क्या होता है, हम लोग दवा को उसी जगह अप्लाई करते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। अब देखिए लोकल रूट सभी जगह नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है, लोकल रूट से हम लोग सभी जगह दवा को नहीं पहुंचा सकते। लोकल रूट से कुछ स्पेसिफिक जगह ही पहुंचा सकते हैं। लोकल के अंदर हमारा एक रूट आ गया स्किन, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह आप लोग लगाते हो तो वो स्किन में लगाते हो, वो क्या होता है, लोकल रूट होता है ना। और सिस्टमिक रूट जब आप लोग कोई दवा खाते हो, इंजेक्शन हमारा लगता है, वो सारा हमारा सिस्टमिक रूट हो जाता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल रूट के बारे में। अब देखिए लोकल रूट को भी फर्दर हम लोग तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया टॉपिकल, दूसरा हो गया डीपर टिश्यूज, और थर्ड हो गया इंट्रा आर्टीरियल। ध्यान समझिएगा एक चीज़ों को। देखिए टॉपिकल का मतलब हमारा हो गया स्किन और म्यूकोसल मेम्ब्रेन से, ठीक है, जैसे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है। अब देखिए इसमें भी आप लोग ध्यान समझिएगा कि जैसे जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन आपको पता है हमारे माउथ में भी हमें देखने को मिलती है। तो देखिए म्यूकस क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी लोकल में भी आती है और सिस्टमिक में भी आती है। ध्यान से समझिएगा। देखिए म्यूकस में क्या होता है भाई, म्यूकस के अंदर हमारी ब्लड सप्लाई भी होती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होती है। लेकिन देखिए ये लोकल में कब काम करेगा, जब हम लोग म्यूकस के ऊपर कोई ऐसी दवा अप्लाई करेंगे जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल हो, ठीक है, कि वो एब्जॉर्ब ना हो, तो वो हमारा हो जाएगा लोकल रूट। लेकिन अगर हम लोग म्यूकस के ऊपर कोई ऐसी दवा अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि म्यूकस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो अगर एब्जॉर्ब हो गई तो वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच
पहुंच जाएगी। भाई आपको पता है दवा एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद दवा हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा सिस्टमिक, ठीक है। और अगर हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो वो हो जाता है लोकल, यानी म्यूकोसल। देखिए म्यूकस हम लोग अभी देखेंगे सिस्टमिक में भी देखने को मिलेगा, लोकल में भी है। लोकल में कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे कोई ऐसी दवा अप्लाई करेंगे जो एब्जॉर्ब ना हो, और सिस्टमिक में कब, जब हमारी दवा एब्जॉर्ब हो जाए। तो एक हो गया हमारा टॉपिकल, टॉपिकल के अंदर हमारा स्किन और म्यूकोसल, और दूसरा हो गया डीपर टिश्यूज। देखिए डीपर टिश्यूज यानी कि देखिए ये हमारी बॉडी में कुछ डीप एरिया होते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वो हम लोग अभी देखेंगे। और फिर हमारा इंट्रा आर्टीरियल यानी कि जो हमारी आर्टरी में ब्लड, आर्टरी में हमारी जो दवा पहुँचाई जाती है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिकल रूट के बारे में। टॉपिकल, देखिए द टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग मेडिकेशंस डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन टू ट्रीट लोकलाइज्ड एक्शन, लोकलाइज्ड कंडीशंस। यानी कि देखिए भाई जब भी हमें मान लीजिए कोई हमें हाथों में चोट लग जाती है या फिर हमें कोई स्किन में रैसेज वगैरह हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं, तो वो सारा हमारा हो जाता है लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी दवा है ना वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती है, ठीक है, वो हमारी लोकली ही काम करती है और यहाँ पे हमारी लोकलाइज्ड कंडीशन को ट्रीट करती है। दिस मेथड अलाउज द ड्रग टू एक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि देखिए जहाँ इसको अप्लाई किया जाता है वहीं पे काम करती है, मेकिंग इट इफेक्टिव फॉर कंडीशन अफेक्टिंग स्पेसिफिक एरिया। यानी कि देखिए अगर किसी स्पेसिफिक एरिया पे हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो है अच्छे से काम करती है। जैसे म्यूकोसल, मान लीजिए म्यूकोसल की बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए वजाइना हो गया, वजाइना के ऊपर भी हमें म्यूकस की कवरिंग देखने को मिलती है। लेकिन देखिए अब वजाइनल रूट जहाँ पे अगेन टॉपिकल में भी आ जाएगा और हमारा सिस्टमिक में भी आ जाएगा। अगर हमारी जो है ऐसी दवा हम लोग अप्लाई करेंगे जो सिर्फ उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के अपर लेयर पे रहेगी तो हमारा म्यूकोसल हो गया, और अगर वहाँ लीजिए दवा अंदर एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे वो हमारा सिस्टमिक में आ जाएगा। तो वो चीज़ आप लोग समझिएगा। जैसे वजाइनल सपोजिटरीज में क्या होता है भाई, वो हमारा लोकल रूट नहीं है। सपोजिटरी आप लोगों ने सुना है हमारा, ठीक है, तो सपोजिटरी लोकल रूट नहीं होता है, इसको ध्यान समझिएगा। सपोजिटरी सिस्टमिक रूट होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया टॉपिकल। नाउ बात करें हम लोग डीपर टिश्यूज के बारे में। तो देखिए डीपर टिश्यूज का क्या मतलब है कि देखिए ये हमारी बॉडी में कुछ डीपर टिश्यू होते हैं, यानी कि कुछ अंदर, मतलब कि देखिए द डीपर टिश्यूज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू द डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन इनटू टिश्यूज बेनीथ द स्किन, यानी कि स्किन के नीचे काफी अंडर में हमें जो है कुछ डीप, देखिए डीपर का मतलब है कि हमारी बॉडी के डीप एरियाज में। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिरिंज और नीडल का, यानी कि इंजेक्शन का यूज करके हम लोग यहाँ पे दवा को देंगे। अच्छा देखिए कई लोग क्या होगा, कई लोग यहाँ पे अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप लोगों ने एक रूट पढ़ा होगा पैरेंट्रल, ठीक है, और आप लोगों को लगता होगा कि जो इंजेक्शन है ये हमारा सिर्फ पैरेंट्रल रूट में ही आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंजेक्शन हमारा, इंजेक्शन का पैरेंट्रल से कोई लेना देना नहीं है। पैरेंट्रल क्या होता है ये हम लोग अभी देखेंगे, बट पैरेंट्रल का इंजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पैरेंट्रल के अंदर जितने भी रूट्स होते हैं उनमें इंजेक्शन का यूज होता है, लेकिन इंजेक्शन, पैरेंट्रल का नाम इंजेक्शन के ऊपर नहीं पड़ा, ये चीज़ आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, और इसमें हम लोग यहाँ पे सिरिंज और निडल का यूज करते हैं। उसके अंदर देखिए इसके अंदर हम लोग टिश्यू को देखते हैं, तब आप लोग समझोगे। जैसे सबसे पहला हो गया इंट्रा आर्टिकुलर, इसका मतलब क्या होता है, मेडिकेशंस इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द नी, यानी कि देखिए जो हमारे घुटने होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जब हम लोग इंजेक्शन देते हैं वो हमारा हो जाता है इंट्रा आर्टिकुलर। अब देखिए जॉइंट्स में क्या होता है भाई, जॉइंट्स में आप लोग को पता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, वो हमारा ब्लड नहीं होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड में जो हम लोग दवा को दे रहे हैं वो हमारा हो जाता है इंट्रा आर्टिकुलर, है ना। फिर हमारा इंट्राथीकल, इंट्राथीकल का मतलब कि देखिए जब हम लोग यहाँ पे हमारा जो वर्टिब्रा होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जब वहाँ के स्पाइनल फ्लूइड में आप लोगों को पता है हमारा सीएसएफ भरा होता है, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, तो वहाँ पे जब हम लोग दवा को इंजेक्ट करते हैं वो हो जाता है हमारा इंट्राथीकल। रेट्रोबल्बर, तो देखिए जो हमारा आई बॉल होता है, जो हमारी आंखें होती हैं, ठीक है, तो ये आंखें जो हमारा जो मेन आई बॉल होता है, ये हमारा ऐसा थोड़ी है, ये हमारा एक आई सॉकेट में प्लेस होता है। तो जो हम लोग आई बॉल के पीछे हमारा आई सॉकेट में जो हम लोग यहाँ पे मेडिकेशंस को डालते हैं तो वो हमारा हो जाता है रेट्रोबल्बर। नाउ अगेन हम लोग इंट्रा प्लूरल की बात करें तो जो हम लोग यहाँ पे देखिए एक प्लूरल कैविटी होती है, चेस्ट और लंग के बीच में एक कैविटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। जब हम लोग वहाँ दवा डालते हैं तो हो जाता है इंट्राथीकल, इंट्राप्लूरल, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ डीपर टिश्यूज एरिया हो जाते हैं जहाँ पे भी हमारी ड्रग एडमिनिस्टर हो सकती है, ये सभी हमारे लोकल के अंदर आते हैं। अब देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, हमारा आ जाता है इंट्रा आर्टीरियल। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि लोकलाइज्ड, लोकल जो हमारा लोकल रूट है इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो दवा है, ठीक है, जो हमारा ब्लड है वो सॉरी हमारी जो ड्रग है ये हमारी कहाँ नहीं जानी चाहिए, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच गई तो वो हमारा कहाँ आ जाएगा, हमारा सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा, जो कि हमारा सेकेंड टाइप है। अब देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, ब्लड सप्लाई, यानी कि जहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा हो। अब देखिए ब्लड सर्कुलेशन से मतलब क्या होता है, देखिए ब्लड सर्कुलेशन से मतलब है कि जब हमारी दवा जो है वेन्स में डाली जाती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि देखिए वेन्स क्या होता है भाई, वेन्स हमारी
वेन्स जो कहते हैं, वेन्स हमारा ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं, हमारा हार्ट में। और हार्ट क्या होता है, हार्ट यहाँ पे फिर ब्लड को जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो देखिए जब वेन्स में हम लोग कोई दवा डालेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारी हार्ट में जाएगी और हार्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंचेगी, है ना। यानी कि देखिए जब हमारी दवा वेन्स में जाएगी तभी इसका सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होगा। अगर मान लीजिए हम लोग कोई दवा आर्टरी में डालें, आर्टरी क्या होता है, आर्टरी हमारा किसी स्पेसिफिक ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाती है ना। आप लोग को पता होगा कि आर्टरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है। अब ये मेरे हाथों के अंदर वेन्स भी है और आर्टरी भी है। अब देखिए वेन्स क्या होता है भाई, वेन्स में हम लोग अगर दवा डालेंगे, ठीक है, मान लीजिए यही मेरा हाथ है और अगर मैंने वेन्स में अपनी दवा डाली, ठीक है, तो ये क्या होगा, वेन्स से दवा हमारी पूरे हार्ट में जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे दवा मैं आर्टरी में डाल दूँ, ठीक है, मान लीजिए आर्टरी में मैंने इंजेक्शन लगा दिया, तो क्या होगा भाई, आर्टरी से दवा हमारे ब्लड में थोड़ी जाएगी, आर्टरी से दवा मेरे इस हाथ में आएगी, ठीक है, मेरे इस जगह पे आएगी। तो मान लीजिए अगर मेरे इस हाथ में कोई प्रॉब्लम हो गई और मुझे यहाँ पे इसको ट्रीट करना है, ठीक है, तो मैं क्या होगा, मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे इस आर्टरी में दवा को डालूं तो क्या होगा, इस आर्टरी से दवा मेरे हाथों में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लोकल रूट हो जाएगा, है ना, कि देखिए यहाँ पे मैंने दवा डाली और यहीं पे अप्लाई हो गई। और इसी तरीके से देखिए हर जगह हमारा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। जैसे हमारा मान लीजिए किडनी में हमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ पे, और चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होगी। तो मतलब देखिए आर्टरी में जो हम लोग दवा डालते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन तक ही जाती है, इसीलिए आर्टरी हमारा क्या हो जाता है, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होगे। देखिए द इंट्रा आर्टीरियल रूट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग मेडिकेशंस डायरेक्टली इनटू एन आर्टरी टू डिलीवर द ड्रग टू ए स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा दवा हम लोग आर्टरी में डालते हैं ताकि जो दवा है वो स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर टिश्यू तक पहुंच पाए। This method ensures a high concentration of drug reaches the target area quickly while minimizing the effect on rest of the body। और इसमें क्या होता है भाई, हम लोग जब इंजेक्शन के थ्रू दवा डालेंगे तो पहली बात कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा दवा हमारे किसी स्पेसिफिक एरिया पे पहुंच जाएगी, और दूसरी बात कि इसका जो इफेक्ट है वो हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी पे भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमारा काफ़ी अच्छा रूट हो जाता है। नाउ बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा अपने लोकल में हमारे 3 टाइप थे, टॉपिकल, डीपर टिश्यूज और इंट्रा आर्टीरियल। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टमिक रूट के बारे में, जिसमें हमारा पहला आ जाता है इंटेरल, दूसरा आ जाता है पैरेंट्रल, थर्ड आ जाता है अदर्स रूट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा सिस्टमिक रूट के बारे में। सिस्टमिक रूट देखिए क्या होता है, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टमिक रूट्स इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिस्टमिक रूट में हम लोग जब दवा लेंगे तो वो फाइनली कहाँ जाएगी, वो फाइनली हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अब देखिए सिस्टमिक में हमारा जो है, हम लोग ओरल रूट जितना भी होता है वो हमारा सिस्टमिक में आ जाता है, क्योंकि देखिए एट लास्ट में क्या होता है भाई, ओरल रूट से लें चाहे इंजेक्शन से लें, दवा हमारी पहुंच रही है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड फ्लो में। अब देखिए ब्लड स्ट्रीम से अगेन मेरा मतलब यही है कि हमारी दवा वेन्स में पहुंच रही है, ठीक है, हमारा आर्टरी से लेना देना नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ आप देखिए, इसके अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन, जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला आता है इंटेरल। अच्छा देखिए इंटेरल का मतलब लोग समझ रहे हो, देखिए इंटेरल का मतलब हमारा यहाँ पे कह सकते हो थोड़ा बहुत इंटेस्टाइनल रूट से हो जाता है, ठीक है। और पैरेंट्रल का मतलब होता है कि हमारा जो इंटरल को पैरा मतलब यहाँ पे बियॉन्ड हो गया, इंटरल मतलब इंटेस्टाइन, यानी कि बियॉन्ड द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को छोड़कर जब हमारी दवा किसी और रूट से ब्लड में पहुंचती है। देखिए यहाँ पे एक कहने का मतलब क्या है, इंटरल रूट का मतलब है कि दवा हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड में पहुंचेगी, पैरेंटल का मतलब है कि दवा हमारे इंटेस्टाइन को छोड़कर किसी और रूट से पहुंचेगी। और अदर्स में देखिए, अदर्स में भी दवा हमारा इंटेस्टाइन से होते हुए नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पैरेंटल में मेनली हम लोग जो है इंजेक्टेबल ड्रग्स को देखते हैं। यानी कि देखिए ये जितना भी रूट है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इन सब में हम लोग इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। और अदर्स में क्या होगा, देखिए होगा ये भी पैरेंटल टाइप का ही है ना, कि इसमें इंट्रल नहीं होगा, लेकिन इसमें यहाँ पे इंजेक्शन का यूज़ नहीं होगा, जैसे इनहेलेशनल, नेजल, ट्रांसडर्मल। तो ये सारे हमारे सिस्टमिक रूट के क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। अब इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके काफ़ी डिटेल में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इंटरल रूट के बारे में। देखिए इंटरल रूट मतलब आप लोग समझ रहे हो कि हमारी ऐसी दवा जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर कह सकते हो इंटेस्टाइन से होते हुए हमारी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन यानी कि हमारी ब्लड में पहुंचती है, तो उसको हम लोग इंटरल रूट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारा ओरल, जैसे हम लोग कोई भी दवा खाते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे जीआईटी से होते हुए हमारे ब्लड में पहुँचती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा सबलिंगुअल का मतलब होता है कि देखिए जब हम लोग दवा को अपनी जुबान के नीचे, ठीक है, हमारे टंग के नीचे रखते हैं, या फिर देखिए इसी में सबलिंगुअल में ही हमारा बक्कल भी आ जाता है, ठीक है। केडी त्रिपाठी में आप लोग को सबलिंगुअल और बक्कल एक साथ ही देखने को मिलेगा। तो बक्कल का मतलब कि अब जब आप लोग दवा को अपने कह सकते हो अपने बक्कल में रखते हो, ठीक है, तो वो सारा हमारा सबलिंगुअल रूट हो जाता है। और रेक्टल मतलब कि जब आप लोग अपने रेक्टम से दवा को लेते हो तो वो हमारा रेक्टल रूट हो जाता है। तो इनको भी एक एक करके देखते हैं। जैसे ओरल रूट की बात करें,
ओरल रूट देखिए हमारा मोस्ट कॉमन और कन्वीनियंट मेथड होता है, यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा हमारी दवा ओरल रूट से ही ली जाती है और कन्वीनियंट यानी कि बहुत इजीली होता है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मुंह से स्वालो कर लेते हैं दवा को। वेयर द ड्रग इज टेकन बाय माउथ एंड अब्जॉर्ब थ्रू द जीआईटी ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और यहाँ पे क्या होता है, जीआईटी से हमारी यानी कि जीआईटी से हमारी ब्लड में दवा एब्जॉर्ब हो जाती है। बोथ सॉलिड एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म कैन बी गिवन ओनली। और यहाँ पे देखिए आप लोग को पता है हम लोग टैबलेट हो चाहे हमारा लिक्विड हो सब हम लोग यहाँ पे मुंह से ले सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा भाई ओरल रूट होता है ये थोड़ा सा स्लोवर, यानी कि देखिए आपको पता है हम लोग जब दवा लेते हैं तो काफ़ी टाइम बाद हमें एक्शन देखने को मिलता है। अब इसमें भी बात करते तो देखिए जो सॉलिड है जैसे टैबलेट है उसका बहुत ज़्यादा लेट होगा, सिरप का कंपेरेटिवली थोड़ा सा फास्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। कैन नॉट बी। अच्छा एक बात बताइए, इतना मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग मुझे आप ये बता सकते हो कि टैबलेट और सिरप में किसका रेट ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा और क्यों होगा। देखिए किसका आप लोग को पता है, मुझे पता है कि आप लोग को पता है किसका ज़्यादा होगा, बट क्यों क्यों ज़्यादा होगा, मतलब कि कौन ज़्यादा जल्दी अपना एक्शन शो करेगा, टैबलेट या फिर सिरप। तो आप लोग इसका मुझे रीजन भी कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों ने इतना पढ़ के समझा है तो आप लोग इतना कमेंट करके बताइए, ठीक है। और देखिए बाकी हम लोग बात करें तो आप लोग को पता है भाई कोई अनकॉन्शियस है फिर वोमिटिंग पेशेंट हो तो उसमें भी हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, वो उसको दवा कैसे खिलाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी को नौजिया या किसी को वोमिटिंग हो वगैरह हो रही है तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और मे कॉज देखिए मतलब यहाँ पे जैसे जो हमारी टैबलेट है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा वोमिटिंग वगैरह कॉज कर सकती है ना। और अगर टैबलेट मान लीजिए अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत ही कड़वी टैबलेट है तो हो सकता है खाने के बाद उल्टी वगैरह हो जाए। और यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अच्छा देखिए इस वर्ड को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग को बायो अवेलेबिलिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि जब भी हम लोग कोई दवा ओरल रूट से लेते हैं तो आपको पता है कि ओरल रूट से क्या होता है, वो हमारी जीआईटी में जाती है, जीआईटी के में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड स्ट्रीम में। देखिए होता क्या है, ये जो हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें एक वेन देखने को मिलती है जो कि हमारे होते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। और हिपैटिक का मतलब आप लोग समझ रहे हो हमारी लिवर, यानी कि देखिए एक हमारी ऐसी ब्लड वेसल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जो कि क्या होता है हमारी दवा को एब्जॉर्ब करके हमारे कहाँ पहुँचा देती है, हमारे लीवर में। देखिए इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग बस सिंपली समझ लीजिए कि होता क्या है कि हमारी दवा जैसे आई तो वो क्या हुआ, वो हमारी जो है उसका कुछ अमाउंट हमारा लीवर में पहुंचा और लीवर क्या कर देता है, लीवर कर देता है उसका मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, अभी हमारी दवा जो है हमारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंची भी नहीं थी लेकिन उससे पहले ही उसका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म हो गया। अभी पूरी दवा का नहीं होता है लेकिन थोड़ी दवा हमारी क्या हो जाती है, ऑलरेडी मेटाबोलाइज हो जाती है। और देखिए एक बार जो दवा मेटाबोलाइज हो गई है ना, वो यहाँ पे अपना एक्शन जो है जनरली कह सकते हो अब उसका एक्शन नहीं शो होगा, है ना, वो अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगी। तो हुआ क्या यहाँ पे देखिए, हुआ ये कि इसका हो गया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि यूज होने से पहले इसका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म हो गया, यानी कि वो दवा हमारी समझ लो खराब हो गई, है ना। क्योंकि भाई देखिए हुआ क्या कि हमारा देखिए स्टमक और इंटेस्टाइन से जो हमारी दवा ब्लड स्ट्रीम में जाती पूरे बॉडी में तब जाके उसका यहाँ पे यूज होता अच्छे से, लेकिन पूरे बॉडी में पहुंचने से पहले ही थोड़ी दवा हमारी लीवर में पहुंच गई और लीवर में हो गया उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई कुछ दवा हमारी वेस्ट हो गई और जो बची हुई दवा है अब हमें एक्शन तो उसी का मिलेगा ना। तो वही चीज़ हो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि ओरल रूट से जब हम लोग दवा लेते हैं तो होता क्या है कि हमें पूरी दवा का एक्शन नहीं देखने को मिलता है बल्कि हमारी कुछ दवा जो है वेस्ट हो जाती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो ये इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और बात करें हम लोग यहाँ पे सबलिंगुअल रूट के बारे में, तो देखिए सबलिंगुअल मतलब यहाँ पे देखिए प्लेसिंग अ ड्रग इनटू अंडर द टंग, यानी कि जब हम लोग जब अपने टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है, वेयर इट डिजॉल्व्स एंड इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पे क्या होता है जो हमारी दवा है, देखिए जब हमारी दवा हम लोग टंग के नीचे रखते हैं वो डिजॉल्व हो जाती है और धीरे धीरे हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है। और ब्लड देखिए हमारा टंग के नीचे आप लोग खुद ही देख सकते हो कि हमारा बहुत अच्छा ब्लड स्ट्रीम का नेटवर्क देखने को मिलता है, ठीक है। हमारी टंग के नीचे आप लोग खुद ही चेक कर सकते हो हमारा ब्लड स्ट्रीम होती है पूरी अच्छी खासी, ठीक है, रिच नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। तो वहाँ पे हमें जो है वहाँ पे हमारी दवा जो है अब्जॉर्ब हो जाती है सबलिंगुअल म्यूकोसा से। और देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड, यानी कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है क्योंकि देखिए इसमें भाई क्या होता है, इसमें हमारी दवा जो है लीवर में नहीं पहुँचती, डायरेक्टली हमारी सबलिंगुअल म्यूकोसा से ही एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड वेसल्स में। ड्रग शोज रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन। और यहाँ पे देखिए बहुत भाई सिंपल सी बात है कि जब हमारी दवा क्या हुआ भाई, दवा को हमारे जीआईटी से तो जाना नहीं पड़ा है ना उसको जीआईटी से ट्रैवल करना पड़ा, तो हमारी दवा क्या हो डायरेक्टली ब्लड में पहुंच गई है ना थोड़े ही टाइम में, तो उसका रैपिड एक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा एक लिमिटेशन क्या है कि हमारी अगर कोई दवा यहाँ पे एब्जॉर्ब होनी है तो बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। अब ये क्यों होनी चाहिए इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो अभी आप लोग बस इतना समझ लो।
रेक्टल रूट की बात करें, रेक्टल देखिए, रेक्टल मतलब कि हमारा रेक्टम, यानी कि जब रेक्टम से दवा को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वहाँ पे रेक्टल रूट हो जाता है। अब देखिए भाई रेक्टल रूट क्या होता है कि जैसे इसको हम लोग क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि इनकन्वीनियंट और एम्बैरसिंग रूट होता है ना। रेक्टल रूट से दवा लेना कोई नहीं पसंद करेगा इतनी आसानी से। ये चीज़ हम लोग तभी करेंगे जब हमारी दवा बहुत ही इरिटेंट हो या अनप्लीजेंट हो। दूसरी बात कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो या फिर उसको वोमिटिंग वगैरह हो रही हो, ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे इस रूट को प्रेफर कर सकते हैं। अब हालांकि ये रूट बहुत कभी प्रेफर होता है, बट यहाँ पे एक रूट ये भी हो सकता है, आप लोग ये समझिए, ठीक है। सपोजिटरी आप लोग को पता है, सपोजिटरी हम लोग यहाँ पे इसी रूट से लेते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पे पेरेंटल रूट। तो देखिए सिंपल सी बात है, द पेरेंटल रूट ऑफन रिफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाई इंजेक्शन, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे दवा को मोस्टली इंजेक्शन से लेते हैं। और इसमें भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बाईपास हो जाता है, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे अवॉइड हो जाता है। इसमें हमें कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या होता है, पेरेंटल रूट से जब हम लोग दवा लेते हैं तो हम लोग जितनी दवा लेते हैं लगभग उतना ही हमें एक्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी बहुत ज़्यादा, लगभग कह सकते हो सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्शन हमें पेरेंटल रूट में देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए, इसमें भी हमारे बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो हमारा इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, सब क्यूटेनियस हो गया और इंट्राडर्मल हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अगर थोड़ा सा समझें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंट्रावेनस का मतलब क्या हुआ। इंट्रावेनस का मतलब होता है द इंट्रावेनस रूट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग अ ड्रग डायरेक्टली इनटू अ वेन, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डायरेक्टली, यानी कि देखिए इंट्रावेनस में हम लोग डायरेक्ट हम लोग की वेन में जो है ब्लड को सॉरी दवा को एडमिनिस्टर कर देते हैं इंजेक्शन से, ठीक है, जिससे हमारी ब्लड स्ट्रीम में इमीडिएटली हमारी दवा पहुंच जाती है। और इसीलिए देखिए, इसीलिए अगर कभी भी आईवी रूट से आप लोग कोई भी दवा लोगे तो तुरंत विद इन सेकंड आप लोग को एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि दवा क्या हो भाई, दवा तुरंत ब्लड में पहुंच गई तो अब तुरंत एक्शन भी शो करेगी। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंट्रावेनस रूट एज 100% बायो अवेलेबिलिटी। अब ये बायो अवेलेबिलिटी क्या टर्म है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि कितनी परसेंट दवा हमारी ब्लड में पहुंच रही है, वही होती है उसकी यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि द परसेंटेज ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, द परसेंटेज ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नोन एज इट्स बायो अवेलेबिलिटी। अब आप एक बात बताइए, जब आप लोग यहाँ पे ओरल रूट से दवा लेते हो, क्या ओरल रूट से दवा लेने के बाद सारी की सारी दवा हमारी ब्लड में पहुंच जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या होता है भाई, कुछ दवा तो पहली बात इसका जो है हमारी रास्ते में इसका मतलब इतना ज़्यादा ट्रैवल वगैरह कर रही है तो हमारी टिश्यू वगैरह में भी कुछ ट्रैवल कर जाती है। बट ज़्यादातर दवा हम लोग बात करें तो ओरल में क्या होता है, ओरल में ज़्यादातर दवा का हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और इससे मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो दवा बचती है वही हमारी जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी ओरल रूट की बायो अवेलेबिलिटी हमारे हमेशा हमारी काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंट्रावेनस की, तो देखिए बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ ड्रग्स रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो भाई इसमें तो हम लोग पूरी की पूरी दवा को ही डायरेक्टली नस में डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा भाई, हमारी दवा पूरी की पूरी हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी और बायो अवेलेबिलिटी हमें 100% देखने को मिलेगी। यानी इंट्रावेनस रूट हमारा इकलौता ऐसा रूट होता है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारी 100% होती है। देखिए डेफिनेटली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारा ओरल रूट में ही होता है, लेकिन और भी जितने रूट होते हैं उनमें कहीं ना कुछ दवा हमारी जो है इधर उधर हो जाती है, वो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन सारी की सारी दवा हमारी ब्लड में नहीं पहुँच पाती है, लेकिन आईवी हमारा इकलौता ऐसा रूट है जिसमें हमारी पूरी की पूरी दवा हमारी ब्लड में पहुँच जाती है। इसीलिए आईवी रूट हमारा इमरजेंसी में मोस्ट प्रेफरेबल रूट होता है, ठीक है, और ये हमारी फास्टेस्ट वे होता है, यानी जब हमें विद इन सेकेंड एक्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई देखिए आपको पता है, चाहे हमारा इंट्रावेनस हो, इंट्रामस्कुलर हो, हमारा सब क्यूटेनियस हो या इंट्राडर्मल हो, सब में हम लोग इंजेक्शन से ही दवा को देने वाले हैं। तो देखिए इसमें मेन चीज़ मैटर क्या करता है, हमारा इंजेक्शन का एंगल बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इंट्रावेनस रूट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग दवा को जो है 25 डिग्री एंगल पे देते हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंजेक्शन हम लोग यहाँ पे 25 डिग्री में देते हैं इंट्रावेनस में। ना नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रामस्कुलर, आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दवा को डायरेक्टली मसल में, ठीक है, मसल में डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू एंटर करा देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है बटक वगैरह की मसल हो गई, वहाँ पे हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। वेयर इट इज एब्जॉर्ब इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है। देखिए मसल्स क्या होता है, मसल्स हैविंग अ गुड ब्लड सप्लाई अलाउिंग द ड्रग टू बी एब्जॉर्ब फास्टर देन सब क्यूटेनियस इंजेक्शन बट स्लोअर देन इंट्रावेनस। अब देखिए इंट्रामस्कुलर में क्या होता है कि एक हमारा नेक्स्ट टाइप है सब क्यूटेनियस, तो सब क्यूटेनियस से तो फास्ट होता है ना, लेकिन इंट्रावेनस, भाई देखिए इंट्रावेनस तो सबसे फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा 100% बायोअवेलेबिलिटी वाला रूट है, लेकिन इसके बाद अगर हमें सेकंड फास्टेस्ट रूट की बात करें तो हमारा इंट्रामस्कुलर हो जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए भाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लोग किस एंगल पे देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लोग यहाँ पे
किस एंगल पे देते हैं ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लोग यहाँ पे कितने एंगल पे देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सब क्यूटेनियस रूट के बारे में, तो देखिए सब क्यूटेनियस रूट क्या होता है कि आप लोग को पता है हमारी स्किन की एक सब क्यूटेनियस लेयर होती है। तो जब हम लोग वहाँ पे हम लोग अपने ड्रग को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सब क्यूटेनियस रूट। यहाँ पे हमारी, और देखिए इसमें हमारी रिच नर्व सप्लाई होती है। देखिए ध्यान समझिएगा, ब्लड सप्लाई नहीं है, नर्व सप्लाई। सब क्यूटेनियस रूट पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और इसीलिए देखिए क्या होता है, सब क्यूटेनियस हमारा बहुत फास्ट नहीं होता है, ठीक है। दिस मेथड प्रोवाइड्स अ ग्रेजुअल एंड सस्टेन्ड रिलीज, यानी कि मेकिंग इट यूजफुल फॉर लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि देखिए जब भी हमें कोई दवा का बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए होता है, हमें काफ़ी लंबे टाइम तक कोई दवा का इफेक्ट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला रूट प्रेफर करते हैं। और इसमें हमारा एंगल कौन सा कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इंट्रामस्कुलर का आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कितने एंगल पे हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। और इंट्राडर्मल की बात करें तो इंट्राडर्मल देखिए इसमें हमारा क्या होता है, इसमें अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंट्राडर्मल रूट है, तो इसमें अगर हम लोग डेफिनेशन से ही समझे तो इसमें मतलब कि जो हमारी दवा जो है डर्मिस स्किन की, आप लोग को पता है स्किन की बहुत सारी लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस। तो इंट्राडर्मल का मतलब कि हमारे डर्मिस लेयर में होना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है, ध्यान समझिएगा। और ये चीज़ कई बुक में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग केडी त्रिपाठी को देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को साफ साफ लिखा होगा कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है ये हमारा डर्मिस लेयर में नहीं बल्कि एपिडर्मिस लेयर में दिया जाता है, ठीक है। और दिया कैसे जाता है, हमारी स्किन को, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्किन को थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे, ठीक है। और उठाने के बाद क्या होगा, एक बल्ब बन जाएगा। और बल्ब बनने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इसी में जो है अपना इंजेक्शन देंगे, जो कि हमारा यहाँ पे एपिडर्मिस लेयर में जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल हमारा कितना होता है, 10 से 15 डिग्री एंगल हमें रखना होता है। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ अदर रूट्स के बारे में, तो देखिए अदर रूट्स में हमारे जैसे इनहेलेशनल आ जाता है, नेजल, ट्रांसडर्मल, ट्रांसम्यूकोजल, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए इनहेलेशनल रूट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे दवा को इनहेल करते हैं। इनहेल, और देखिए इनहेल का मतलब आप लोग समझ रहे हो, हमारी दवा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में यानी कि हमारे लंग्स में जाएगी। और लंग्स में आपको पता है भाई, लंग्स में एट लास्ट में क्या होता है, हमारा काफ़ी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। भाई आप लोग सांस लेते हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कैसे पहुँचती है, हमारे लंग्स के थ्रू ही तो पहुँचती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारी जो दवा होती है वो भी हमारे लंग से ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाती है। नेजल की बात करें तो नेजल में भी देखिए भाई, नेजल में भी हमारा सिंपली सी बात है कि हम लोग नोज के थ्रू जो भी दवा को लेते हैं, ठीक है, जैसे स्प्रे, ड्रॉप्स या फिर इनहेलर्स के फॉर्म में, ठीक है, तो वो हमारी नेजल रूट हो जाता है। अब इसमें भी क्या होता है, दिस मेथड अलाउज द ड्रग टू बी अब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लड स्ट्रीम में दवा एब्जॉर्ब हो जाती है। ट्रांसडर्मल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझिएगा। अभी हम लोगों ने देखिए ट्रांसडर्मल का क्या मतलब होता है, ट्रांसडर्मल का मतलब होता है कि जो हमारा कुछ ट्रांसडर्मल पैचेस आप लोग को आते हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। हैंड्सोप्लास्ट आप लोग लेते हो, वो क्या होता है, एक टाइप का ट्रांसडर्मल पैच होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे अच्छा आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि जैसे आप लोग कोई पैच जब आप लोग अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, आप लोग को लगता होगा कि वो किसी लोकल इफेक्ट पे काम कर रहा है, बट कि एक्चुअल में वो लोकल नहीं काम करता। जैसे आप लोगों ने कोई पैच आप लोगों ने लगाया, तो वो क्या होता है, वहाँ से दवा धीरे धीरे हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है। और ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, वो यहाँ पे जिस वजह से पेन हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ कट वगैरह लगा और आप लोगों ने वो पैच अप्लाई किया, तो वहाँ से दवा हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, जहाँ से हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक टाइप का सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी दवा जो है पैचेस, क्रीम्स या फिर जेल्स के थ्रू सप्लाई की जाती है। दीज मेडिकेशंस आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये मेडिकेशन हमारी स्किन के अंदर जाके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जहाँ पे हमें एक कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड रिलीज यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक हमें धीरे धीरे एक एक्शन देखने को मिलता है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट रूट के बारे में, तो आ जाता है ट्रांसम्यूकोसल। तो ट्रांसम्यूकोसल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अपने लोकल रूट में म्यूकोसल, ठीक है। हम लोगों ने टॉपिकल में क्या देखा था, स्किन और म्यूकोसल, और यहाँ पे भी देखिए हमारा म्यूकोसल है। लेकिन देखिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारी कोई नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग है तो वो हमारा लोकल रूट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी दवा हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जो कि हमारा यहाँ पे सिस्टमिक हो, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे जो है ट्रांसम्यूकोसल हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारी अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमारी ड्रग हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से हमारी कहाँ आ जाता है, हमारी जैसे हमारा माउथ, नोज, आइज, इन सब में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो हम लोग वहाँ पे दवा अप्लाई करेंगे, और अगर वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, तो वो हमारा ट्रांसम्यूकोसल रूट हो जाता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग यहाँ पे मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है।
और बाकी देखिए इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एगोनिस्ट के बारे में। अब देखिए एगोनिस्ट को समझने के लिए आप लोग एक चीज़ समझिए, जैसे आप लोग को पता है कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स होते हैं, है ना। थायराइड हमारे दो टाइप के थायराइड हार्मोन होते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4, है ना। तो T3 का नाम होता है ट्राई आइडो थायराइड टेस्ट, आप लोगों ने जरूर सुना होगा T3 T4 TSH। तो उसी में देखिए T3 T4 होते हैं हमारे दो थायराइड हार्मोन, जिसमें से हमारा T4 का नाम होता है थायरॉक्सिन। अच्छा देखिए दो कंडीशन होती है, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारा थायराइड का लेवल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इसको हटाइए, मेन हम लोग बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी में थायराइड लेवल्स यहाँ पे काफ़ी कम हो जाते हैं, यानी कि हमारा थायराइड हार्मोन काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। अब आप एक बात बताइए, अगर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी तरीके से इस थायराइड हार्मोन को बढ़ाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि बाहर से अगर पॉसिबल हो तो हम लोग इस थायराइड हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन दें, है ना। अगर हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ दें जो कि इस थायराइड हार्मोन जैसा काम करे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म में हम लोग जो दवा यूज़ करते हैं उसका नाम होता है एल थायरॉक्सिन। अब ये एल थायरॉक्सिन क्या होती है भाई, ये एल थायरॉक्सिन हमारी ऐसी ड्रग होती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल थायरॉक्सिन हार्मोन का हूबहू कह सकते हो सिंथेटिक फॉर्म होती है। यानी देखिए थायरॉक्सिन क्या है, ये हमारा नेचुरल हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और एल थायरॉक्सिन क्या है, ये हमारा लैब में बनाई गई एक सिंथेटिक फॉर्म है जो कि हूबहू बिल्कुल एकदम थायरॉक्सिन जैसी ही होती है। अब आप एक बात बताइए, ये एल थायरॉक्सिन क्या करेगी, ये थायरॉक्सिन, अच्छा देखिए ये जो थायरॉक्सिन था ये काम कैसे करता था, ये जब यहाँ पे ये अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होता था, ठीक है, ये देखिए ये इसका रिसेप्टर है, जब ये थायरॉक्सिन यहाँ पे अपने रिसेप्टर पे जो है, देखिए कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये अपने रिसेप्टर पे जब जाके बाइंड होता था, ठीक है, तभी हमें यहाँ पे हमारे जो है थायराइड, जो भी अपना थायराइड एक्शन होता है वो हमें देखने को मिलता था। लेकिन क्या हुआ, जब इसका लेवल कम हो गया तो ये बाइंड होना बंद हो गया, तो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। तो जो बाहर से जो हम लोग जो दवा देंगे वो क्या होगा भाई, वो हमारा जो है इसी थायराइड के रिसेप्टर पे तो जाके बाइंड होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो एल थायरॉक्सिन है ये क्या है, ये इस थायरॉक्सिन का बिल्कुल जो है हूबहू कॉपी है। तो ये क्या करेगा, ये इसकी जगह खुद जो है यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए एगोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि हमारे बिल्कुल जो है कह सकते हो हमारी बॉडी के जो नेचुरल हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनकी हूबहू कॉपी होती हैं, ठीक है, और सेम उनके जैसा एक्शन शो करती हैं, बस यहाँ पे ये हमारा सिंथेटिक वर्जन होती है, ठीक है। यानी देखिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना तो एगोनिस्ट ही हमारी ड्रग होती है, बस और कुछ नहीं है। एगोनिस्ट हमारी एक दवा होती है, ठीक है। An agonist is a drug or substance that activates a receptor in the body and produces a biological response। और देखिए भाई सिंपल सी बात है कि जब ये अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होंगी तो क्या करेंगे, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगी। इट वर्क्स बाय मिमिकिंग नेचुरल केमिकल, मिमिक मतलब कि कॉपी करना, यानी कि ये देखिए ये हमारा नेचुरल केमिकल को कॉपी करती हैं टू स्टिमुलेट स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, ताकि हमारे बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन जो है काम कर सके। जैसे भाई जब हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म था तो इसका मतलब क्या है, हमारा थायराइड लेवल कम हो गया था, यानी हमारा थायराइड का जो भी एक्शन था वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने बाहर से एल थायरॉक्सिन दी तो ये क्या हुआ, ये हमारा थायराइड रिसेप्टर से बाइंड हुआ और जो भी थायराइड हार्मोन के नॉर्मल फंक्शन थे वो हमारे परफॉर्म होने लगे, यानी कि ये हमारा एक्शन शो करता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एगोनिस्ट है वो यहाँ पे क्या होता है, एगोनिस्ट यहाँ पे हमारा जो है अगर हम लोग देखें तो दो चीज़ें हमें एगोनिस्ट में देखने को मिलती हैं। पहली बात ये 100% हूबहू कॉपी होती है नेचुरल हमारे हार्मोन वगैरह की, और दूसरी बात इसका एफिकेसी भी होती है, यानी कि ये 100% एफिकेसी शो करता है, यानी कि जो काम हमारा मेन नेचुरल हार्मोन कर रहा था वही काम हमारा ये भी करता है ना। ना एक और टर्म हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है एंटागोनिस्ट। अब देखिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी में एक थायराइड हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक्शन वगैरह शो करता है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। अच्छा देखिए एक इसी तरीके से एक हार्मोन होता है हमारे यहाँ पे जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टामीन, ठीक है, एक हमारा हार्मोन होता है हिस्टामीन। अब ये हिस्टामिन क्या होता है, देखिए अभी आप लोग बस समझने के लिए समझिएगा। आप लोग अगर आप लोग को पता है इस सब के बारे में तो वो नॉलेज आप लोग बस अभी अपने पास ही रखिए, आप लोग इसमें मिक्सअप मत करिएगा, ठीक है, कि सर हिस्टामिन तो अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए अभी आप लोग हिस्टामिन को बिल्कुल साइड रखिए, हम लोग सिर्फ समझने के लिए समझ रहे हैं कि एक हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन क्या होता है, ये हिस्टामिन जाके जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, बल्कि हमारी बॉडी में हमें जो है इचिंग, ठीक है, इचिंग, स्वेलिंग, ठीक है, रैशेज, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। बेसिकली अगर वन वर्ड में बात करें तो हमारी बॉडी में जब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जब भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं तो बेसिकली उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल हमारा यही हिस्टामिन होता है, ठीक है। ये हिस्टामिन जब अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है तो यहाँ पे क्या होता है, अपना एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में देखने को मिलती है।
अब आप एक बात बताइए, अगर हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो रही है और हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग को यही तो करना होगा कि किसी तरह अगर हम लोग इस हिस्टामिन को इस रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोक दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब रोकेंगे कैसे भाई? देखिए, अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो सबसे पहली बात इसकी जगह जाके खुद यहाँ पे बाइंड हो जाए, और दूसरी बात कि बाइंड होने पे एक्शन शो ना हो। देखिए भाई, अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई ऐसी, देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कोई ऐसी दवा बनाएंगे जो दिखने में तो इसके जैसी हो लेकिन उसका एक्शन इसके जस्ट अपोजिट हो, या फिर एक्शन हो ना, मतलब समझ रहे हो कि वो क्या करे, वो यहाँ पे जाके इस रिसेप्टर पे बाइंड तो हो जाए लेकिन अपना एक्शन न शो करे, यानी उसका एक्शन 0% हो, एफिकेसी उसकी 0% हो, लेकिन उसका जो रिसेप्टर बाइंडिंग है वो हमारा 100% हो। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग ऐसी दवा देते हैं जो कि हमारा मेन नेचुरल हार्मोन की जगह खुद जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती है और यहाँ पे कोई भी एक्शन शो नहीं होता बल्कि रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हुआ, इसने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। अब ये जो हमारा मेन नेचुरल हार्मोन है ये भी बाइंड नहीं हो पाएगा और ये खुद भी नहीं एक्शन शो करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में अगर कोई कह सकते हो एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो रही थी तो वो बंद हो जाएंगी। देखिए, आप लोग समझ पा रहे हो ना ये चीज़? आई होप कि समझ पा रहे होगे। तो देखिए, एंटागोनिस्ट क्या होती है? एन एंटागोनिस्ट इज अ ड्रग और सब्सटेंस दैट ब्लॉक्स अ रिसेप्टर इन द बॉडी एंड प्रिवेंट्स अ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है भाई, ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था, जैसे हिस्टामिन जब रिसेप्टर से बाइंड हो रहा था तो एलर्जी हो रही थी, जब ये बाइंड हो जाएगा, जब इसको ब्लॉक कर देगा तो ये बाइंड हो नहीं पाएगा, तो हमें एलर्जिक रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है। इट वर्क्स बाय स्टॉपिंग नेचुरल केमिकल्स और अदर ड्रग्स फ्रॉम एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर। यानी कि देखिए, ये क्या करता है, जो हमारे नेचुरल केमिकल होते हैं, जैसे हिस्टामिन हमारी बॉडी का नेचुरल केमिकल है, तो ये उसको रोक देता है, ठीक है, उसको बाइंड नहीं होने देता, जिसकी वजह से एक्शन नहीं हो पाता है। और देखिए, ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। देखिए, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग, ऐसा एंटागोनिस्ट जो कि हमारा मेन रिसेप्टर के, मतलब कि जो कि हमारे मेन नेचुरल हार्मोन को हटा के खुद उसकी जगह बाइंड हो जाए, ठीक है, रिसेप्टर की मेन साइड पे जब बाइंड हो तो वो हो जाता है कॉम्पिटिटिव। और देखिए, रिसेप्टर पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमारी यही साइड होती है, हमारे रिसेप्टर पे कुछ और साइड भी होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारी जो ड्रग है वो रिसेप्टर की किसी दूसरे साइड पे जाके बाइंड हो जा रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से भी हमारी ड्रग यहाँ पे नहीं बाइंड हो पा रही है। देखिए, काम दोनों एंटागोनिस्ट का ही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मेन ड्रग बाइंड हो गई, ठीक है, मेन साइड पे बाइंड हो गई, तो मेन साइड पे बाइंड हो गई तो अच्छी बात है, ठीक है, हमारी ड्रग नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह जाके बाइंड हो जाए हमारे रिसेप्टर में, जहाँ पे जाने के बाद क्या हो, रिसेप्टर का शेप ही चेंज कर दे। मान लीजिए हमारी जो दवा है वो रिसेप्टर की किसी दूसरी साइड पे जाके बाइंड हुई और अब इसने क्या किया, अब इसने रिसेप्टर का शेप ही जो है चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा भाई, अभी भी तो ये हिस्टामिन इस पर बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका शेप ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाता है नॉन, देखिए कॉम्पिटिटिव मतलब कि कॉम्पिटिट करना सेम पोजीशन के लिए, यानी कि सेम रिसेप्टर की पोजीशन के लिए जब हमारा ड्रग कॉम्पिटिट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और जब हमारी जो है दवा है, ठीक है, वो हमारा डायरेक्टली जो है हमारे हार्मोन या फिर केमिकल से कॉम्पिटिशन नहीं करती है बल्कि किसी दूसरी साइड पे जाके बाइंड हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। बस ना, अगर हम लोग बात करें अपने स्पेयर रिसेप्टर्स के बारे में, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक सेल है, ठीक है, और इस सेल पे मान लीजिए हमारे जो है बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे मान लीजिए बहुत सारे रिसेप्टर हमारे इस सेल पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अब मान लीजिए हमारी एक ड्रग है, ठीक है, जिसको इस रिसेप्टर पे आके बाइंड होना है और अपना एक्शन शो करना है। अब मान लीजिए इस ड्रग के हमारे कह सकते हो, हम लोग मान लेते हैं चलो 5 मॉलिक्यूल्स हैं इस ड्रग के, ठीक है। देखिए, सब समझने के लिए, ठीक। अब मान लीजिए 5 हैं, तो 5 क्या होगा भाई, एक यहाँ बाइंड हुआ, एक यहाँ बाइंड हुआ, एक यहाँ बाइंड हुआ, एक यहाँ बाइंड हुआ और एक यहाँ बाइंड हुआ। और देखिए, ये 5 सफिशिएंट है अपना एक्शन शो करने के लिए, यानी ये 5 बाइंड हो गए, तो अब यहाँ पे जो भी एक्शन आना था वो यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा। तो देखिए, अब हुआ क्या, यहाँ पे बाइंड तो 5 ही हुए क्योंकि 5 ही थे हमारे, या फिर कह सकते हो 5 ही बाइंड होने से हमें एक्शन मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे 2 हमारे बच गए। तो अब ये जो बचे हुए ना, इन्हीं को बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। यानी कि देखिए, स्पेयर रिसेप्टर्स आर एक्स्ट्रा रिसेप्टर इन अ सेल दैट आर नॉट नीडेड टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। यानी कि देखिए, जब हमारा कुछ कम रिसेप्टर से ही हमारा काम चल जाता है, हमें इफेक्ट मिल जाता है, तो हमें ज़्यादा रिसेप्टर पे बाइंड होने की जरूरत पड़ती नहीं है ड्रग को, ठीक है। तो जो बच जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। दिस मीन्स दैट इवन इफ ओनली सम ऑफ द रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड द फुल रिस्पॉन्स स्टिल हैपन। यानी कि सिर्फ कुछ ही रिसेप्टर पे बाइंड होकर ड्रग ने अपना पूरा रिस्पॉन्स दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। एडिक्शन। देखिए, एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन का देखिए, एडिक्शन हमारा होता है, एडिक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोलेबल डिजायर टू यूज अ ड्रग इवन व्हेन इट कॉजेज हार्म। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप लोग यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे स्मोकिंग से समझ सकते हो। आपको पता है, एक बार जिसको अल्कोहल स्मोकिंग की आदत लग गई, ठीक है, फिर उसको पता होता है, मतलब इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको ना पता हो कि अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पूरी डिब्बे में लिखा होता है, ठीक है, स्मोकिंग में। फिर भी भाई वो
देख रहा है कि ये हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है, नहीं सही है, हार्मफुल है, उसके बाद भी जिसको लत लग गई फिर वो क्या करता है भाई, वो पिए बिना नहीं रह पाता, ठीक है, उसको स्मोकिंग करनी है, उसको अल्कोहल ड्रिंक करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये क्यों हो पाता है, उसको पता है कि वो बॉडी को हार्म कर रही है लेकिन उसके बाद भी वो अपने डिजायर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको लग गई एडिक्शन। यानी कि एडिक्शन यही होता है कि जो हमें कितनी स्ट्रांग हमें जो है एडिक्शन लग जाती है किसी, और देखिए ये हमारा किसी भी ड्रग के साथ भी हो सकता है। यानी कुछ कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जिनका एडिक्शन हो जाता है। और ये होता क्यों है, ध्यान से समझिए। इट हैपन बिकॉज द ड्रग चेंजेस द ब्रेन, मेकिंग द पर्सन क्रेव इट एंड फील अनेबल टू कंट्रोल देयर यूज। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, हमारी ड्रग हमारे कह सकते हो सीएनएस के साथ कुछ छेड़छाड़ करती है, ठीक है, वहाँ पे नर्व्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो पर्सन होता है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और यहाँ पे जो है अपने मतलब कि उसको चाहिए ही होती है, ठीक है। जैसे एक ड्रिंकर अगर है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ड्रिंक चाहिए, उसको स्मोकर है तो उसको स्मोकिंग चाहिए, तो वो हमारा हो जाता है जो है कह सकते हो एडिक्शन। अब देखिए एक नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारा डिपेंडेंस। अब ये एडिक्शन और डिपेंडेंस बहुत सिमिलर से टर्म है, इसमें कई बार लोग बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए डिपेंडेंस क्या है, डिपेंडेंस हमारा थोड़ा सा लो टर्म है, ठीक है, मतलब डिपेंडेंस आप लोग समझ लीजिए लो स्टेज है, एडिक्शन हमारा हाई स्टेज है। जैसे इसको बहुत सिंपली समझिए कि चाय पीना, ठीक है, अगर जैसे कुछ लोगों को चाय पीने की भी आदत होती है, तो देखिए चाय पीने की जो आदत है वो आपकी है डिपेंडेंस, और जो अल्कोहल ड्रिंक करने की आदत है वो है एडिक्शन, ठीक है। मतलब देखिए चाय आप लोग एक बार क्या है कि चाय पे भी देखिए चाय की भी कुछ लोगों की बहुत बुरी आदत लग जाती है ना। तो लेकिन देखिए क्या है कि चाय एक बार के लिए आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग को स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग की आदत लग गई, तो वो जिनको होती है उन्हीं को पता होता है कि फिर जो है उनसे नहीं छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंस भी देखिए, लेकिन हाँ जिसको चाय की भी लत लगी होती है फिर उसका भी मन करता है कि हाँ उसको चाय चाहिए। और देखिए होता क्या है कि डिपेंडेंस मीन्स द बॉडी गेट्स यूज टू ड्रग, यानी इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है एक ड्रग की यूज टू हो जाती है, फिर उसको यहाँ पे फिर देखिए जब भी उसको वो दवा नहीं मिलती है तो उसको यहाँ पे फील अनवेल, यानी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, या फिर उसको थोड़ा विड्रॉल सिम्टम का देखिए क्या होता है, विड्रॉल मतलब कि रोक देना है ना, तो या फिर कह सकते हो ख़त्म कर देना। तो या फिर देखिए विड्रॉल मतलब निकाल लेना है ना, तो निकाल लेने का मतलब कि ड्रग्स आप लोग अपनी बॉडी से जो है कह सकते हो एकदम अचानक से आप लोगों ने, जैसे कोई दवा आप लोग कंटिन्यू ले रहे थे और अचानक से आप लोग जब लेना बंद करोगे तो आप लोग को विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब कि आप लोग की बॉडी में कुछ दर्द वगैरह हो सकता है ना। अब जैसे चाय पीने वालों के साथ अक्सर देखा गया है कि जिनको चाय पीने की आदत होती है वो अगर चाय ना पिए एक दिन तो उनको सर दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे उसकी डिपेंडेंस हो चुकी है, ठीक है। तो अगर वो इसको नहीं लेंगे तो उनको विड्रॉल सिम्टम का मतलब यही होता है कि उनको यहाँ पे सर दर्द। अब देखिए ये हमारा जो है फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल का मतलब कि अगर आप लोग दवा नहीं लोगे या फिर कोई भी जैसे जिस पे भी आप लोग डिपेंड हो चुके हो, अगर आप लोगों ने उसको नहीं लिया तो आप लोगों को फिजिकली कुछ पेन होगा, और या फिर हो सकता है साइकोलॉजिकल, यानी कि हो सकता है आपको अंदर से भी बहुत ज़्यादा मतलब कि हो सकता है मतलब प्रॉब्लम, घबराहट होने लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं। तो डिपेंडेंस और एडिक्शन सेम जैसे टर्म होते हैं, लेकिन डिपेंडेंस थोड़ा सा लो स्टेज होता है, एडिक्शन थोड़ा सा हाई स्टेज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है टॉलरेंस। देखिए टॉलरेंस का मतलब भी आप लोग समझ रहे होगे, जैसे टॉलरेंस भी हम लोग यहाँ पे अल्कोहल के टर्म में समझ सकते हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे किसी ने अगर एक बार भी अल्कोहल नहीं ड्रिंक करी है तो वो अगर एक ग्लास भी पीता है, ठीक है, एक ग्लास भी बियर का, अगर एक ग्लास छोड़िए अगर वो एक दो घूंट भी पी लेता है तो उसको हो सकता है बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी ने अभी तक उसको कंज्यूम नहीं किया था। लेकिन वहीं पे जो हमारे रेगुलर ड्रिंकर होते हैं वो एक बोतल भी पी लेते तो उनको पता ही नहीं चलता, ठीक है, वो एक एक बोतल अल्कोहल ड्रिंक कर जाते हैं, लेकिन उनको देख के फिर हो सकता है आप लोग को पता ही ना चले कि इसने ड्रिंक कर भी रखा है नहीं कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी क्या है, उनकी बॉडी यूज टू हो चुकी है, ठीक है। तो उनकी बॉडी अब उनको एक बोतल अल्कोहल से नशा होता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए टॉलरेशन का मतलब भी वही है। टॉलरेंस मीन्स ओवर द टाइम अ पर्सन नीड्स अ हायर डोज ऑफ अ ड्रग टू गेट द सेम इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए टॉलरेंस भी वही होता है कि जैसे मान लीजिए हुआ क्या कि मान लीजिए कोई दवा है, तो एक दवा की 100 mg क्या है कि स्टार्टिंग में जो है 100 mg ही एक दवा की जो है मान लीजिए रिलीफ दे रही थी किसी प्रॉब्लम में। लेकिन क्या हुआ विद टाइम, ओवर टाइम क्या हुआ कि अब यहाँ पे वही सेम रिलीफ पाने के लिए उसको यहाँ पे 100 की बजाय 200 mg देनी पड़ रही है। तो इसी को बोलते हैं टॉलरेंस, यानी कि बॉडी अब क्या हुआ 100 mg से बॉडी टॉलरेट हो चुकी है, यानी कि 100 mg का उसको असर ही नहीं हो रहा है। अब उसको सेम इफेक्ट पाने के लिए हमें ज़्यादा दवा देनी पड़ेगी। दिस हैपन्स बिकॉज द बॉडी गेट्स यूज टू द ड्रग मेकिंग इट लेस इफेक्टिव एट द यूजुअल डोज। यानी कि अब जो यूजुअल डोज क्या थी 100 mg, अब उस पर लेस इफेक्टिव हो गई, ठीक है। अब उसको ज़्यादा दवा दोगे तभी यहाँ पे काम करेगी ना। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे टैकीफाइलैक्सिस के बारे में, तो देखिए टैकीफाइलैक्सिस और टॉलरेंस ये दोनों भी काफ़ी सेम से टर्म लगते हैं। इसमें भी आप लोग डिफरेंस समझिएगा कि टैकीफाइलैक्सिस देखिए होता ये भी टॉलरेंस ही है, लेकिन टैकीफाइलैक्सिस का मतलब टॉलरेंस बहुत फास्ट डेवलप हो जाए। यानी कि देखिए
टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि टॉलरेंस ऐसा नहीं होता है कि आज आप लोगों ने 100 mg ली तो कल आप लोगों पे 100, कल ही आप लोगों को 200 mg लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। टॉलरेंस में क्या होता है कि 100 mg लगभग कम से कम मान लो 1 महीने तक तो 100 mg काम कर रही है, लेकिन 1 महीने के बाद क्या हुआ, बॉडी टॉलरेट हो गई। लेकिन टैकीफैलेक्सिस का मतलब होता है कि आज मान लीजिए आप लोगों ने कोई दवा 100 mg की ली तो आप लोगों को आराम मिल गया, लेकिन कल ही आप लोगों को उसी दवा की 200 या 300 mg लेनी पड़ रही है सेम रिलीफ पाने के लिए, तो वो हो जाता है टैकीफैलेक्सिस। यानी कि देखिए, टैकीफैलेक्सिस इज व्हेन अ ड्रग स्टॉप्स वर्किंग एज वेल जस्ट आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत कम टाइम यूज करने के बाद ही यहाँ पे हमें उसकी बहुत ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड पड़ रही है, तो वो हमारा टैकीफैलेक्सिस हो रहा है। इवन इफ द डोज स्टेज द सेम, यानी कि तब हमारी दवा अगर सेम रहती है, ठीक है, तब भी हमें बहुत जल्दी हमारी दवा अगर इफेक्टिव अपना इफेक्ट शो करना बंद कर दे तो वो हो जाता है टैकीफैलेक्सिस। इट हैपेंस बिकॉज बॉडी रैपिडली अडॉप्ट टू द ड्रग, यानी कि बॉडी ने ड्रग को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, यूज टू हो गई। आइडियोसिंक्रेसी की बात करें, आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है देखिए जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक जीन डिस्कस किया था कि हर एक इंसान की जीन थोड़ी सी अलग अलग होती है। तो मान लीजिए एक दवा है, ठीक है, एक ही दवा एक इंसान में तो अपना इफेक्ट शो कर रही है, लेकिन मान लीजिए दूसरे इंसान में क्या हो रहा है, अपना इफेक्ट शो तो कर रही है लेकिन उसके साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी हो जा रहे हैं, या फिर हो सकता है दूसरे इंसान में अपना इफेक्ट ही ना शो कर रही हो, तो उसी को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। यानी आइडियोसिंक्रेसी इज व्हेन अ पर्सन हैज एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन टू अ ड्रग दैट मोस्ट पीपल डोंट एक्सपीरियंस। यानी कि 90% लोगों में तो दवा अच्छे से काम कर रही है, लेकिन 10% हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे दवा कुछ अलग से ही काम कर जा रही है या फिर कुछ साइड इफेक्ट हो जा रहा है। तो वो यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी जीन में ही कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी जीन कुछ ऐसी डिजाइन है। This reaction is not related to the drug dose or an allergy. It happens because of a person's unique body chemistry. यानी कि पर्सन की बॉडी केमिस्ट्री ही इतनी यूनिक कुछ अलग टाइप से है, ठीक है, कि उसकी वजह से यहाँ पे हमें जो है इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एलर्जी के बारे में। तो देखिए एलर्जी क्या होता है भाई, एलर्जी इज व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम, देखिए भाई आपको पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम की वजह से ही हमें एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोग को पता है कि कुछ दवाओं से या फिर कुछ चीज़ों से लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दवा खाई आप लोगों ने, और आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, अगर उस दवा को इम्यून सिस्टम ने एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, तो होगा क्या, वो उस पर हमारी वो दवा को अटैक करेगा, ठीक है, और अटैक करने की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में हार्मफुल रिएक्शंस होंगी जिसकी वजह से हमें एलर्जी वगैरह देखने को मिलेगी। दिस कैन कॉज, और इसकी वजह से आप लोग को पता है भाई एलर्जी वगैरह आप लोगों को देखना है तो आप लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में जाके देख सकते हो, जो है हमारा पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है, हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया इन्फ्लामेशन को, वहाँ पे हम लोगों ने सभी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। दिस कैन कॉज सिम्टम्स लाइक रैशेज, इचिंग, स्वेलिंग और इवन सीरियस रिएक्शंस लाइक डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी वजह से इचिंग, स्वेलिंग और बहुत सीरियस, यानी कि हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एलर्जी बहुत ही सीवियर भी हो सकती है और यहाँ पर नॉर्मल भी हो सकती है। एलर्जी मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो हमारी किसी दवा को जो है बैडली ट्रीट करता है, बैडली रिएक्ट करता है, तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे एलर्जी देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स। हम लोगों ने बात करें तो देखिए यूनिट 1 का पार्ट 1 हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्पेयर रिसेप्टर, एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकीफैलेक्सिस, आइडियोसिंक्रेसी, एलर्जी, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है। यही क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, और बाकी ये सारे जो टॉपिक्स थे ये हमारे शॉर्ट में पूछे जाते हैं। एंड देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन हैं मेरे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से पूछ ही रहा था। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ठीक है, पहला आप लोग मुझे बताइए कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, देन आप लोग मुझे बताइए फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है, देन आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी दवा की स्टडी हम लोग यहाँ पे ह्यूमन में कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हम लोगों ने इतने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखे, तो इंसुलिन आपको पता है डायबिटीज़ में हमारा यूज किया जाता है, ये इंसुलिन आखिर हमारा किस रूट से दिया जाता है, ये सभी चीज़ों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग कुछ चेंजेस चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग जो भी बताइए, ठीक है, जो भी व्हाटएवर आप लोग चाहते हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।